अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? रेड वलक्सा में खुशामदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ खला बाय मानूर ज़ारा का 8 एपिसोड लेकर। तो चलते हैं एपिसोड की जानिब। फ्रैंकफर्ट से वापस फ्रीबर्ग की तरफ जाती ट्रेन में बैठी महरोज ने लैपटॉप में फरहा खान के आर्टिकल्स खोल रखे थे। दोपहर की नरम धूप उसके हाथों में पड़ रही थी। वो आंखों में आंसू और फख्र लिए फरहा के आर्टिकल्स पढ़ रही थी। उसे हर लिटरेचर फेस्टिवल, बुक लॉन्च और लिटरेरी सेमिनार्स में बुलाया जाता था। उन्होंने कई लिटरेरी अवार्ड्स भी जीत लिए थे। वो इतनी महवियत से फरहा के आर्टिकल्स पढ़ रही थी कि उसे अंदाजा ही नहीं हो सका कोई उसके करीब बैठ गया था। लॉलीपॉप। लैपटॉप की स्क्रीन के आगे मर्दाना हाथ में पकड़ी लॉलीपॉप आई थी। महरोज अपनी सीट पर हल्का सा उछली थी। उसके बराबर सीट पर आदम हल्की सी मुस्कुराहट लिए बैठा था। धूप एंड उसके शहद रंग आंखों में चमक रही थी। व्हाइट शर्ट और ब्लू जींस पहने इंसानों जैसे बालों में वो वजीहा दिख रहा था। महरोज ने लॉलीपॉप का सुर्ख रेपर देखा था। मैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर नहीं खाती। क्यों? आदम ने दुख से हाथ पीछे खींचा था। एक लॉलीपॉप उसके मुंह में भी दाएं तरफ फंसी हुई थी। वो कहीं से भी सीईओ नहीं लगता था। महरोज ने एक बार फिर सोचा था, मुझे पसंद नहीं। मुझे तो है। आदम ने कंधे उचकाए थे। महरोज ने आर्टिकल नीचे करते हुए फोकस करने की नाकाम कोशिश करने लगी, मगर आदम की मौजूदगी उसे गैर आरामदह कर रही थी। कल इवेंट से जल्दी निकल आई थी। वैसे मैंने तुम्हारी लिखी स्पीच में कुछ रद्द बदल किया था। जाहिर है कंपनी मैंने किस मेहनत से खड़ी की है। उन लम्हात और एहसासात को अल्फाज तो फिर मैं ही दे सकता हूँ। उसकी डेनिम जैकेट से चिपकी अफशा धूप पड़ने के बाद चमक रही थी। आप फ्रीबर्ग जाने वाली ट्रेन में क्यों बैठे हैं? मेरा जर्मनी है, जहाँ जाना चाहूँ जा सकता हूँ। क्यों नहीं जा सकता? लॉलीपॉप मुंह से निकाल कर उसने हैरानी से आब्रू उठाया था। वेल सेड। महरोज वापस लैपटॉप की तरफ मुतवज्जा हो चुकी थी। जवाब नहीं दिया, कल का इवेंट क्यों छोड़ा? मेरी मर्जी, जहाँ जाना चाहूँ जा सकती हूँ, क्यों नहीं जा सकती? महरोज ने उसकी तरफ देखते हुए उसी के अंदाज में जवाब लौटाया था। आदम उसकी काली आंखों में देखते हुए लाजवाब होकर हल्का सा मुस्कुराया था। वेल सेड। महरोज लैपटॉप की तरफ गर्दन मोड़ चुकी थी। गाना सुनाऊं उस दिन की तरह? उस दिन बस स्टेशन पर सबने बहुत एंजॉय किया था। अपनी महवियत को आदम ने खुद ही तोड़ा था। वो जब उस लड़की के करीब होता था तो दिल चाहता था बस वो कभी चुप ना हो। वो उल्टी पुल्टी हरकतें करता रहे, गाता रहे और वो उसे सुनती रहे, चाहे बेतासुर चेहरे के साथ ही देखे पर उसे देखे बिल्कुल नहीं। मैंने उसने घबरा कर अतराफ में बैठे लोगों को देखा था। ट्रेन में लोग बैठे हैं। लोग गाना सुनने पर ट्रेन से उतर जाएंगे। अब ये तो आपकी आवाज़ पर मुनहसर है कि भगाना चाहते हैं कि नहीं, लेकिन सारे लोग मुझे समझदार और सुलझे हुए लगते हैं। खुद तुम्हें ही ना उतार दें। शर्त? आदम ने दाएं हाथ की हथेली उसकी तरफ बढ़ाई थी। बिल्कुल नहीं। मेरोज ने जोरों शोरों से नफी में सर हिलाया था। चैलेंज कबूल किया, सजा बाद में बताऊंगा। आदम चुटकी बजाता हुआ खड़ा हुआ था। हेलो गाइस। आदम ताली बजाकर सबको तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर चुका था। इस बोगी में बैठे मुसाफिरों ने गर्दन मोड़ मोड़ कर आदम को देखा था, जिसकी पुष्ट की तरफ महरोज भौचक्का बैठी हुई थी। मैं इस बोर सफर में कुछ रंग भरना चाहता हूँ, किसी को एतराज है? आदम ने एड़ियों के बल घूमकर सबको देखा था और इससे पहले कि कोई कुछ कहता वो बोल उठा, है भी तो मुझे परवाह नहीं। सो मैं गाना सुनाने लगा हूँ। जी हाँ, और गाना है पहली नजर। तालियां तालियां। आदम हाथ लहरा लहरा कर सबको तालियां बजाने पर मजबूर कर रहा था। पहली नजर में कैसा जादू कर दिया, तेरा बिन बैठा है मेरा जिया। महरोज हैरत से मुंह खोले उसे इतनी साफ उर्दू में गाना गाता हुआ सुन रही थी, जिसका रुख महरोज की तरफ था। वो मुस्कुरा मुस्कुरा कर सबसे दाद वसूल करता एक ही रिथम में तालियां बजवाता गाता जा रहा था। खिसका हुआ। महरोज ने मुस्कुराकर सर हिलाया था, जैसे कह रही हो इसका कुछ नहीं बन सकता। फ्रीबर्ग की यूनिवर्सिटी में सुबह से ही सजा पाने वाले तुलबा झाड़ू पकड़े सब्जियों में गिरे सूखे पत्तों को एक जगह इकट्ठा कर रहे थे। महरोज, पॉलिना और बाकी तुलबा कैफे में मेजों को कपड़ों से साफ कर रहे थे। महरोज मुसलसल सरजोश और स्केलेटीज में नजर आने वाले का तकाबुल कर रही थी। किसी मशीन की तरह महरोज रोजाना यूनिवर्सिटी जाती थी, सफाइयों में जुट जाती थी और हॉस्टल आते ही वो रिसर्च पर काम करने बैठ जाती थी। उसके बगोनिया के फूल अदम तवज्जी की वजह से मुरझा गए थे। महरोज ने दुखी दिल के साथ खुश्क फूलों को डस्टबिन में फेंक दिया था। महरोज लंबे बालों को ढीले से जूड़े में बांधे हॉस्टल के कमरे में टेबल लैंप लगाए मेज पर लैपटॉप रखे रिसर्च खत्म करने की कोशिश कर रही थी, जब मायदा की वीडियो कॉल मौसूल हुई थी।
महरोज ने गर्दन से पटाखा निकाल कर कॉल अटेंड कर ली थी। शुक्रिया कॉल करने के लिए, मैं बहुत थकी हुई थी। महरोज ने बुक्स की मदद से फोन टेबल पर सेट कर कर रख दिया था। तो आराम कर लो, मैं कॉल बंद कर देती हूँ। मायदा खजल हो गई थी। नहीं नहीं, मैं खुद फ्रेश होना चाहती थी। तुमसे बात करके अब रिलैक्स हो जाऊंगी। रिसर्च की वजह से थक रही हूँ। अगले हफ्ते तक 3 रिसर्च जमा करने हैं और मेरे पास टाइम कम है। काश मैं मदद कर सकती। महरोज उसकी बात पर बस मुस्कुरा सकी थी। दोनों कुछ देर खामोश रही। मायदा महरोज के रिश्ता टूटने की खबर सुन चुकी थी, पर उसने दानिस्ता उससे कुछ नहीं पूछा था। दोनों की दोस्ती की यही खूबी थी कि दोनों एक दूसरे को स्पेस देती थी। खुद से कोई मौजू नहीं छेड़ती थी, मगर दोनों में से कोई एक जब मुनासिब समझती थी तो खुद बता देती थी। इंडियन शादी क्रैश करने का मजा आया होगा। तुमने काफी कॉल्स की थी, पर उस वक्त मैं किचन में थी। हाँ, बहुत मज़ा आया। कसम से इधर तो मैं अच्छे खाने के लिए भी तरस गई थी। खाने की कदर हो गई है इधर। किसी दिन फलों से गुज़ारा कर लेती हूँ, किसी दिन आलू उबाल कर मैदे का पराठा बनाती हूँ, कभी नूडल्स। मुझे तो दुम्बा बहुत याद आ रहा है। मैं और खान बाबा दुम्बा बड़े शौक से खाते थे। आंटी के हाथ का पका दुम्बा तो हसीब को भी बहुत पसंद है। महरोज हल्का सा मुस्कुराती थी और दोनों टांगे चढ़ाकर कुर्सी पर रखते हुए घुटनों पर थोड़ी रख ली थी। मंगनी तोड़ दी मैंने। जानती हूँ, मैं बस इंतजार कर रही थी कि तुम खुद बताओ। ये बड़ा हसास मामला होता है। लड़की बहुत हर्ट होती है, इसलिए फौरन नहीं पूछना चाहिए। मैंने तुम्हें हील होने का कुछ टाइम दिया। मायदा नर्म मुस्कुराहट सजाए उसे देख रही थी। ये सब खान बाबा की सपोर्ट की वजह से हुआ है। मैं शुक्रगुजार हूँ उनकी कि उन्होंने मुझे समझा और ये प्रेशराइज नहीं किया। मैं उसने गहरा सांस भरा था। मुझे अब लग रहा है कि मैं सुकून का सांस ले रही हूँ। मैं खुद को कैदी महसूस करती थी जब उससे बात करती थी। मुझे उससे अपनायत का एहसास ही नहीं हो रहा था। ऐसा लगता था जैसे चलते चलते कोई मिल गया है जिससे चंद बातें करनी है और गुजर जाना है। हसीब बता रहा था कि जब यास्मीन आंटी तुम्हें फोन पर प्रेशराइज कर रही थी, तो वो सारा वाकया उसने जरार अंकल को बताया था। और जितना चेहरा उनका सुर्ख था, उससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो कितनी मोहब्बत करते हैं तुमसे। तुम्हें याद है जब मैं छोटी होती थी तो मुझे लगता था मैं खान बाबा की सौतेली औलाद हूँ। हम जरूरी बातों के अलावा कोई बात ही नहीं करते थे। ना वो मुझे तब प्यार से महरोज जान कहते थे, और दिल की बात करने का तो तसव्वुर भी पैदा नहीं होता था। लेकिन तुम्हें पता है कि उनकी अच्छी बात ही यही है कि ही वॉन्ट्स हिज वे टूवर्ड्स मी। उन्होंने मुझसे बात करना सीखी, मुझसे दोस्ती की, मेरा मिजाज समझने की कोशिश की। मेरा दिल करता है मैं बहुत सा पैसा जमा करके उनके लिए घर खरीदूं और एक छोटी सी गाड़ी भी, जो मेरी, खान बाबा, मोरे और बेबे की हो। महरोज जैसे मुस्तकबिल का सोचते हुए मुस्कुरा रही थी। मैं कहाँ गई? मायदा ने मसले खपकी दिखाई थी। तुम्हारा शोहर है ना, उसकी गाड़ी इस्तेमाल करो। हाँ, उनकी गाड़ी। मायदा ने इस्तेज़ाइया सर झटका था। कितना शौक था मुझे गाड़ी सीखने का, चलाने का, पर वो नहीं सिखाते। उसे लगता है मैं सीख जाऊंगी तो गाड़ी सड़कों पर लिए घूमूंगी। तो फिर अपने बेटे का इंतजार करो, उसकी गाड़ी को लिए लिए घूमना। मैं उसने शरारतन कहा था। वैसे हम लड़कियों की भी क्या जिंदगी है। हमारी आधी जिंदगी बस ख्वाहिशात करते ही गुजर जाती है कि चलो, ये ख्वाहिश बाप के घर पूरी ना हुई तो शौहर के घर कर लूंगी। शौहर के साथ पूरी ना हुई तो बेटा मेरी ख्वाहिश को तकमील तक पहुंचाने में मदद करेगा। और कितनी ही लड़कियां हैं जो बस इन ख्वाहिशात के पूरा हो जाने के ख्वाब ही देखती रह जाती हैं। अच्छा भाई, तुम बैठ जाना, ठीक है? मेहरा उसे उदास देखकर मुस्कुरा दी थी। रात आहिस्ता आहिस्ता सरक रही थी और दो दोस्तें अधूरी रह जाने वाली ख्वाहिश याद कर रही थी। मगरिब का नील को सा अंधेरा फैल रहा था। यहाँ करीबी छोटी सी मस्जिद थी जिसमें 5 वक्त होने वाली अजान महरोज को सुनाई देती थी, तो जैसे उसके कानों को सुकून मिलता था। होम सिकनेस में अजान की आवाज भी शामिल थी, जो उसने कब से नहीं सुनी थी। फ्रैंकफर्ट में बोनस के साथ अच्छी कारकर्दगी पर सर्टिफिकेट्स बनाए गए थे। सर्टिफिकेट की तस्वीर हसीब को भेजी ही थी कि वीडियो कॉल मौसूल हो गई थी। महरोज सी ग्रीन शर्ट पर सफेद ऊनी स्वेटर पहने, बालों को क्लेचर से बांधे, गले में सफेद मफलर पहने बाहर जाने के लिए तैयार बैठी थी कि हसीब की कॉल देखकर फौरन कॉल रिसीव कर ली थी। इस बार मैं बात करूंगी। यास्मीन शोहर से फोन छीनने पर तुली हुई थी। ओहो, बच्चे का फोन टूट जाएगा। जरार ने हाथ ऊपर उठा लिया था। टूट जाए? फिर महरोज आप ही से बात कैसे होगी? बीच में हसीब की बेचारी आवाज भी गूंजी थी। तुम पास बैठ जाओ ना, बस मैंने 5 मिनट की बात करनी है। पैसे भेजे हैं ना उसने, उस सिलसिले में बात करनी है। पक्का? यास्मीन ने बच्चों की तरह हाथ बढ़ाया था। पक्का। दोनों मियां बीवी महरोज से बात करने के लिए बच्चों की तरह लड़ रहे थे, और महरोज फ्रैंकफर्ट वाले हॉस्टल में आरामदेह सोफे पर बैठी मुस्कुरा रही थी। कैसी हो जमा जोए? जरार मुस्कुराकर बेटे की तरफ मतवज्जा हुए थे।
मैं ठीक हूँ, आप लोग ठीक हैं? उसे स्क्रीन पर माँ और बाप का मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आ रहा था। बिल्कुल ठीक है। बेबे कहाँ है? वो वॉशरूम में है। बेटा 4 लाख भेज दिए। अपने खर्च के लिए भी कुछ छोड़ा है? 4 लाख? इससे पहले कि महरोज जवाब देती, यास्मीन ने हैरत से शोहर को देखा था। ये तो बहुत बड़ी रकम है। मेहनत करती है हमारी बेटी। जरार के चेहरे पर फख्र से मुस्कुराहट आ गई थी। खान बाबा, मैंने अपने खर्च के लिए पैसे छोड़े हैं। यहाँ ओवर टाइम के बहुत पैसे मिलते हैं। आज इवेंट के लिए अच्छी स्पीच लिखने की वजह से सर्टिफिकेट भी मिला है और बोनस भी। वो अगले महीने के पैसों के साथ भेजूंगी। इतनी मेहनत भी अब ना करो। अपना चेहरा देखो कैसा मुरझा सा गया है। यास्मीन ने यासियत से बेटी को देखा था। मैं ठीक हूँ मोरे। महरोज हल्का सा मुस्कुराई थी। बस इस वक्त मेरा हल्फ कर्ज उतारना है। फिर उसके बाद मैं ज्यादा मेहनत नहीं करूंगी। बस इतनी करूंगी कि जरूरत पूरी हो सके। अल्लाह तुम्हारी मदद करे, आमीन। जरा हल्का सा मुस्कुराए थे। थैंक यू खान बाबा। महरोज की आंखों की सतह गीली हुई थी। क्यों? मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरे लिए बेहतरीन फैसला लेने के लिए। जरा होठ भींचकर अपने आंसू जब्त करने लगे, जबकि यास्मीन की आंख से आंसू गाल पर गिरा था। मैंने बुरा किया ना? मैंने अपनी तरफ से अच्छा फैसला लेने की कोशिश की थी, मगर मैं इंसान हूँ और इन लोगों को सही से परख नहीं सकी। तुम नाराज ना होना मुझसे। यास्मीन की आवाज में उदासियां घुल गई थी। इसमें नाराजगी की क्या बात है? मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। महरोज का गला रूंध गया था, पर उसने बमुश्किल मुस्कुरा कर दिखाया था। अच्छा, मैं फोन रखती हूँ। फी अमानिल्लाह। जरा हाथ हिलाकर कॉल बंद कर चुके थे। महरोज फोन बेड पर रखती हुई दोनों हाथों की अंगूठे से दोनों आंखों को साफ करके उठी थी। वो आज फिर फराह से मुलाकात के लिए तैयार थी। फराह के अपार्टमेंट की बेल बजाकर महरोज ने एक बार फिर गले में पहने मफलर को ठीक किया था। 2 बेल्स के बाद महरोज परेशान हो गई थी। अगर इस वीकेंड भी उनसे मुलाकात ना हो सकी तो? अपार्टमेंट का दरवाजा खुला था और फराह रफ से ट्राउजर शर्ट में मलबूस ब्राउन बालों को एक तरफ कंधों पर डाले खड़ी थी। महरोज खुलकर मुस्कुराई थी। आज तो मैं रात को आ गई। महरोज ने फौरन उन्हें वक्त बताया था, इससे पहले कि वो उसे लौटा देती। फराह ने दाएं तरफ होते उसे अंदर आने का रास्ता दिया था। महरोज ने अंदर दाखिल होते ही अपार्टमेंट पर एक तायराना निगाह डाली थी। ये आपके लिए। फराह के मुड़ते ही उसने पेपर बैग फराह की तरफ बढ़ाया था। क्या जरूरत थी इसकी? फराह का चेहरा जर्द लग रहा था। वो मरे मरे से कदम उठाती लॉन्च की तरफ बढ़ रही थी। पाकिस्तान में तो बगैर कोई सौगात लिए किसी के घर नहीं जाते। थोड़े से फल हैं, मैं किचन में रखाती हूँ। महरोज फौरन से किचन की तरफ बढ़ी थी और पेपर बैग काउंटर पर रखकर लॉन्च की तरफ बढ़ी थी, जहाँ फराह सोफे की पुश्त पर कोहनी रखे सर हथेली में रखे बैठी थी। मैं लास्ट वीकेंड भी आई थी, पर आप यहाँ नहीं थी। महरोज उनके दाएं तरफ रखे सोफे पर बैठ गई थी। ऑटोवा गई थी मैं, उन्होंने जकामज़दा सी आवाज में कहा था। महरोज ने मुतासिर हुए। ओह, क्या था? खैरियत है? मुझसे मिलने आई हो? फरहान ने बराह रास्त महरोज को देखा था। महरोज के मुस्कुराते होठ सिमटे थे। हाँ, वो क्यों आई थी? क्या तवज्जो पेश करें? वो, महरोज ने माथा घुचाते हुए कुछ तवक्कुफ लिया था। पाकिस्तानी मसाले कहाँ से मिलेंगे? फरहान ने आबरू उचकाकर हैरानी से महरोज को देखा था, जैसे कह रही हो इसलिए आई हो? बस इतनी सी बात? महरोज दोनों हाथों की उंगलियां आपस में टकराती अपने ही पूछे गए बोंगे से सवाल पर सा हंसना चाहती थी, पर फरहा के चेहरे पर उभरने वाले नाफहम तासुरात देखकर वो चेहरा सपाट बना चुकी थी। तुम ये पूछने यहाँ आई हो? फरहा को जैसे यकीन नहीं आ रहा था। महरोज ने इनकार में और फिर अस्पात में सर हिलाया था। वो, यही तो जॉब करती हूँ और जब फ्री हो जाती हूँ तो सोचती हूँ कि कहाँ जाऊँ। यहाँ आना अच्छा लगता है मुझे। फरहान चंद पल उसे देखती रही और फिर बालों को झटका देते हुए उठी थी। किचन में मसाले भी मौजूद हैं और चाय कॉफी भी। जो भी बनाना हो अपने लिए बना लेना, मैं अपने कमरे में हूँ। महरोज उन्हें कमरे में जाता हुआ देखकर किचन की तरफ आ गई थी। किचन कैबिनेट खोले तो तमाम खुश्क मसाले उसे पड़े नजर आए। वो फ्रिज की तरफ बढ़ी तो न्यूटेला, पीनट बटर और बहुत सी खाने की चीजें देखकर महरोज के मुंह में पानी आया था। दिल चाहा था ब्रेड उठाकर मायो सैंडविच ही बना ले। आखिर को फुप्पो का घर है, मगर उसे इतनी जल्दी अपना नदीदापन नहीं दिखाना था। फ्रिज से दूध निकालकर 2 कप चाय बनाकर वो कमरे की तरफ बढ़ी थी। कमरे का दरवाजा खुला था। फराह आंखें मूंदे कंबल सीने तक ताने लेटी हुई थी। उनमें जरा की बहुत ज्यादा मुशाबत थी। महरोज बाएं हथेली की पुश से दरवाजा बजाकर अंदर दाखिल हुई थी। फराह ने आंखें नीम वाकी थी। तुम अब तक गई नहीं? आपने ही कहा था कि चाय बना लो, मैं कमरे में हूँ। महरोज ने मासूम से चेहरा बनाकर चाय के 2 कप दिखाए थे। मैंने कहा था अपने लिए बनाओ। वो दोबारा आंखें बंद कर चुकी थी। वो कमजोर सी आवाज में बोली थी। महरोज ने चाय का कप साइड टेबल पर रखा था। आपने ये भी तो नहीं कहा था कि मैं चली जाऊं।
वो जैसे गिला कर रही थी। फराह की तरफ से खामोशी ही रही। आपकी तबीयत ठीक नहीं है? महरोज ने कहते ही उनका माथा छुआ था, जो हद दर्जा गर्म था। आपको तो बुखार है। महरोज ने परेशान होते हुए अपना कप भी मेज पर रख दिया था। आपने दवाई ली, कुछ खाया है? उसने एक साथ ही बहुत से सवाल पूछ लिए थे। फराह ने आहिस्ता से आंखें खोली थी। चाय पियो और फिर तुम जाओ, उन्होंने नहीम सी आवाज में हुक्म सादिर किया था। कैसे जाऊं मैं? आप बीमार हैं, आपको अकेले कैसे छोड़ दूं? आपके पास किसी डॉक्टर का नंबर है? मैं उसको कॉल कर लूंगी, ये आपको डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। वो हाथों को आपस में मसलते हुए हल्का सा झुकते परेशान लग रही थी। रोजे बच्चे, जब आप मुझसे नहीं मिली थी तब भी ऐसा ही बहुत बार हुआ है कि मैं बीमार हूँ और मेरे पास कोई नहीं था। मैंने अपनी देखभाल खुद की है। मुझे अब दूसरों पर इन्हिसार की आदत नहीं रही, इसलिए तुम फिक्र ना करो और चली जाओ। मैं नहीं जा रही, महरोज ने मजबूत लहजे में कहा था। मैंने फ्रिज खोल कर देखा था, उसमें चिकन पड़ा हुआ है मेरे मोह। महरोज ने बर वक्त ही खुद को मोरे कहने से रोका था। मतलब अम्मा बहुत अच्छी यखनी बनाती हैं, लेकिन वो देसी कक्कड़ का बनाती है। चले, जो पड़ा है मैं उसकी यखनी बनाती हूँ। फराह हैरत से उसे देख कर रह गई थी, जो उसकी किसी भी बात को खातिर में लाए बगैर मुड़ी थी। महरोज कमीज की बाजू ऊपर चढ़ाए हड्डी वाले गोश्त को पानी में उबाल रही थी। वो अपनी और फराह की चाय भी पी चुकी थी। यखनी में कॉर्न्स और गाजर शामिल करके, कुछ मसाले और कॉर्नफ्लोर शामिल करके वो आग बंद कर चुकी थी। भाप उड़ाता सूप का प्याला लिए वो कमरे में दाखिल हुई तो फराह गहरी नींद का शिकार लग रही थी। महरोज ट्रे साइड टेबल पर रखकर फराह का कंधा हिलाने लगी। फराह ने बमुश्किल आंखें खोलकर महरोज को देखा था। इन आंखों में थकावट थी। ये सूप पी लें, फिर तंग नहीं करूंगी, महरोज उन पर झुके झुके बोली थी। फराह खुश्क होठों पर जबान फेरते हुए कोहनी पर जोर डालते हुए बैठ गई थी। महरोज कंबल एक तरफ करती घुटना मोड़कर उनके दाएं तरफ बैठ गई थी और ट्रे गोद में रखकर चम्मच में सूप भरने लगी। फराह सुर्ख आंखों के साथ महरोज को देख रही थी, जो चम्मच उनके मुंह के आगे ले चुकी थी। उन्होंने आहिस्ता से होठ खोलकर सूप पिया था। महरोज एक के बाद एक चम्मच उनके आगे करती। उसे ऐसे लग रहा था जैसे वो जुरार की खिदमत कर रही हो। कितने ही सवाल एक साथ उसके इर्द गिर्द मंडलाने रहे थे। वो कितनी कमजोर और लागर लग रही थी, जो खुद से उठकर पानी भी नहीं पी रही थी। फिर जब वो माजी में बीमार रही होंगी, तब किसने उन्हें खाना दिया होगा? तीमारदारी की होगी। बस, फरहा ने आखिरी चम्मच पर मुंह फेर लिया था। मैं सर हिलाकर उठ गई थी। रात के 2 बज रहे थे। अपार्टमेंट में मौत सी खामोशी थी। फरहा की भारी सांसों की आवाजें मैंने उसको लॉन्च तक सुनाई दे रही थी, जो बहुत अरसे बाद सोफे पर पांव फैलाए टीवी देख रही थी। उसे एकदम अपना लाहौर वाला घर, कमरा और टीवी याद आया था, जहाँ रात के 8 बजे कल ड्रामा महरोज कभी मिस नहीं करती थी। पता नहीं वो आराम कहाँ खो गया था। उसे याद भी नहीं था कि आखिरी ड्रामा कब देखा था और उसका नाम क्या था। टीवी ऑफ करके वह कमरे की तरफ आई थी और फरहा के माथे को हल्का सा छुआ था। फरहा का माथा जैसे आग उगल रहा था। महरोज फुर्ती से कमरे में बनी अलमारी खोल चुकी थी और मतलूबा चीज ढूंढने लगी। उसे कोई मफलर तो नजर नहीं आया, पर जुर्राबें पड़ी नजर आई। महरोज ने 3-4 जुर्राबें उठा ली थी। किचन में एक बाउल में रोटी से ठंडा पानी भरकर वो कमरे में वापस आई थी और गहरे से बोल में जुराबें भिगो भिगो कर उन्हें निचोड़कर फरहा के माथे पर रखने लगी। फरहा ने झुरझुरी लेकर आंखें खोली थी, मगर बगैर कुछ कहे आंखें बंद कर ली थी। महरोज कभी ठंडे जुराबें उनके माथे पर रखती, कभी पाँव के तलवे पर। आधे घंटे बाद उनका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल होता देखकर महरोज कमरे से निकल आई थी। सुबह की सुनहरी रोशनी जालीदार पर्दों से लड़ती हुई अपना रास्ता बनाती फराह की आंखों पर गिरने लगी। फराह ने कसमा कर आंखें खोल दी थी और चंद सानिया यूं ही लेटी रही। थकावट अब भी थी, मगर बुखार उतर चुका था। वो फ्रेश होते ही कमरे से बाहर निकली थी कि लॉन्च के सोफे पर बगैर कंबल ओढ़े महरोज सोती हुई पाई गई। फराह चलते हुए ऐन उसके सामने खड़ी हो गई थी। वो सोते हुए मासूम लग रही थी, घुटनों को मोड़े जैसे वो गैर आरामदेह लग रही थी। फराह ने आहिस्ता से उसका कंधा हिलाया था। उठो रोजे, उन्होंने नर्म आवाज में कहते हुए महरोज के कानों पर पड़ने वाले बाल पीछे हटाए थे। उठो, महरोज ने आंखें दोनों हाथों की अंगूठे से मसलते हुए नीम वाकी थी। तबीयत कैसी है? बहुत बेहतर हूँ। कंबल ही ले लेती, इतनी ठंड में बगैर कंफर्टर के सो गई। नहीं, वो बगैर इजाजत के कैसे लेती, और पता भी नहीं था कि है कहाँ। महरोज ने उठते हुए अपने लंबे बालों को दोनों हाथों से समेटा था। अच्छा, बगैर इजाजत के फ्रिज तो खोल लिया था। फरहा ने उसे छेड़ा था। सॉरी, वो खज्जल सा हंसती थी। नो, इट्स ओके, थैंक यू। फरहा ने उसके कंधे पर हाथ रखा था। मैंने उस दिन तुम्हारी हेल्प की और तुमने कल रात
उसी मदद का बदला चुकाया, इसलिए मेरे बार बार कहने पर तुम नहीं गई ना। नहीं, मैंने कोई एहसान तो नहीं उतारा, वो तो आप महरोज ने फौरन जबान दांतों तले दबा ली थी, वरना फुप का धमाका हो ही जाता। मतलब मैंने बगैर किसी गर्ज के मदद की। महरोज ने फौरन खुद को संभाला था। एक दफा फिर शुक्रिया। उन्होंने प्यार से महरोज का गाल छुआ था। अच्छा, मैं ड्रेस बाहर रख दूं? सफाई वाले सुबह ही सुबह आ जाते हैं, फिर मैं नाश्ता तैयार करती हूँ। अरे नहीं, महरोज ने फौरन उनका बाजू थामा था। मैं रख देती हूँ ना कूड़ा, और नाश्ता भी मैं बना दूंगी। आप मुकम्मल बेड रेस्ट करें। बस ये बताएं कि कूड़ा किधर है। फरहा ने उसे और फिर उसके हाथ में फंसे हुए अपने बाजू को देखा था, और फिर जैसे हार मानते हुए किचन की तरफ बढ़ी। महरोज काले शॉपर उठाए अपार्टमेंट का दरवाजा खोलकर राहदारी में खड़ी हो गई थी कि उसी वक्त सामने वाले फ्लैट से वही 7 साल बच्चा निकला था। हेलो। महरोज ने मुस्कुराकर हाथ हिलाया था। महरोज जरार। उसने भी मुस्कुराकर हाथ हिलाया था। देखा, मुझे आपका नाम याद है, उसने चहकते हुए कहा था। और मुझे भी आप। महरोज ने सोचने की अदाकारी की। निकोल हो। गुड, वो खुशी से उछला था। अच्छा, मैं बाद में मिलती हूँ, मैं शॉपर यहीं रख दूँ ना। यस। महरोज काला शॉपर दीवार के सहारे खड़ा करके पलटी थी कि फरहा दरवाजे में अस्तादा सीने पर हाथ बांधे उसे मशकूक नजरों से देख रही थी। उन आंखों में दुख था, बेयकीनी थी। महरोज का गला एकदम खुश्क होने लगा था। न जाने वो कब से यहाँ खड़ी हो, निकोल और उसके बीच होने वाली गुफ्तगू कितनी सुनी हो। तुम रोजे हो या महरोज जरार? बाब 7, पुराने वर्क। महरोज को काला शॉपर थमाकर अपने कमरे की तरफ बढ़ी थी। कमरे में पड़े बिन को देखकर उन्हें ख्याल आया था कि उन्होंने डस्टबिन भी खाली करना था। वो बिन उठाकर फौरन अपार्टमेंट में दरवाजे की तरफ बढ़ी थी कि उसे निकोल की आवाज सुनाई दी। महरोज जरार। फरहा अपनी जगह जम सी गई थी। महरोज जरार। उन्होंने कई दफा उसका नाम दोहराया था। खान लाला की बेटी। उन्होंने बमुश्किल खड़े रहते हुए दीवार का सहारा लिया था और डस्टबिन आहिस्ता से फर्श पर रखा था। उनका चेहरा एकदम ही सुर्ख होने लगा था। दिल दुख से भर भी रहा था, मगर खुद पर काबू रखते हुए वो दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। और उसी वक्त महरोज मुड़ी थी। उसकी आंखों में हैरत और खौफ से एकदम उछल जाना उस बात की गवाही था कि वो फरहा से अपना असल नाम छुपा रही थी, अपनी शनाख्त छुपा रही थी। मगर क्यों? तुम रोजे हो या महरोज जरार? महरोज के गले में गिल्टी उभर कर मालूम हो गई थी। अंदर आ जाओ। कुछ देर पहले की नरमी मफूद थी। उसे सर्द नजरों से देखते हुए वो किचन की तरफ बढ़ी थी। दोनों किचन काउंटर के आमने सामने रखे ऊंचे से स्टूल पर बैठी हुई थी। महरोज सर झुकाए खामोशी से बैठी हुई थी, और फरहान दाएं हथेली में थोड़ी रखे उसे बेयकीनी से देख रही थी। महरोज ने अपने बारे में ऐसे तो हरगिज बताने का नहीं सोचा था। अपना प्लान फ्लॉप हो जाने पर उसे ज्यादा दुख था। यूरो से बनकर मिलती रही। मैं उसने गला खंगारा था। आपसे खौफजदा थी। खौफजदा? फरहा पहले हैरान हुई थी और फिर ये एकदम हंसती थी, जैसे कह रही हो, मुझसे कौन खौफजदा हो सकता है? आप खान बाबा से नाराज हैं, तो मुझे डर था कि मुझसे भी होंगी। उसने तोड़ तोड़ कर अल्फाज अदा किया थे। मैं नाराज होंगी? ओह कम ऑन। फरहा पर तो आज जैसे इंकशाफ हो रहे थे। मुझे पहचाना कैसे? वो जैसे एक के बाद एक सवाल कर रही थी। उन्होंने होठों पर उंगली रख ली थी। आपके नाम से आपकी शक्ल भी खान बाबा से थोड़ी थोड़ी मिलती है, वरना आपकी शक्ल बस धुंधली सी याद थी। मैं छोटी थी तब जब आप घर से चली गई थी। महरोज ने सर उठाकर उन्हें देखा था। पर मुझे तो आज तक याद है कि तुमने एक कहानी लिखी थी मेरे लिए, जिसमें 5 रुपए में मेरे लिए घर बनाया था। मैं तो आज तक उस घर का इंतजार करती रही हूँ। महरोज को खुशगवार हैरत का झटका लगा था। फराह पहली दफा हल्का सा मुस्कुराई थी। कुछ देर पहले की खपकी खत्म हो रही थी। आपको याद था? महरोज ने झिझकते हुए पूछा था। मुझे सब याद है। फराह एकदम ही संजीदा हो गई थी। वो खला में घूरती जैसे थोड़ी देर के लिए खो गई थी। मैं बस जरा दोस्ती करके आपको सच बताना चाहती थी। हमारे बीच में इतने सालों की दूरी भी थी, सो मैं फौरन सच बताने से झिझक रही थी। क्या पता नहीं आप मिलना पसंद करें या नहीं। आप भी बस दादी से थोड़ी सी बात कर पाती थी, और उन्हीं से आपकी खैरियत पता लग जाती थी। मैं महरोज ने कानों से ऊपर बालों को हाथ से पीछे किया था। आपसे इसलिए बात नहीं कर पाती थी कि खान बाबा अक्सर पूछ लिया करते थे, और मुझसे झूठ नहीं बोला जाता था। इसका हल यही निकाला था कि मैं आपसे बात नहीं क्या करूंगी, तो खान बाबा से एटलीस्ट सच तो कह सकूंगी। मगर घर में ऐसा कोई दिन नहीं गुजरा जब मोरे और बेबे ने आपको याद न किया हो। फराह माँ के नाम पर यासियत से मुस्कुराती थी। अब क्या कहोगी खान बाबा से?
अब तो मिल चुकी हो मुझसे। घर में अभी किसी को आपका पता नहीं है, मुझे खुद भी पता नहीं था आप यहाँ होंगी। शायद हमारी किस्मत में मिलना लिखा था। और टाइट में सर हिलाया था। बहुत वक्त हो गया, मैंने भी मोरे से बात नहीं की। आखिरी दफा शायद साल भर पहले। उन्होंने ज़हन पर ज़ोर डालने की कोशिश की थी। खैर, मैं अब भुलक्कड़ होती जा रही हूँ। पर लास्ट टाइम जो कॉल की थी तो खान लाला ने फ़ोन उठा लिया था। महरोज़ ने मुँह पर हाथ रख लिया था। उन्होंने सख्ती से फ़ोन करने से मना किया था। फिर कुछ अरसा मैं एहतियात करती रही, लेकिन जब कॉल की, मेरी कॉल नहीं जाती। यकीनन उन्होंने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया होगा। ओह! और खान बाबा को फ़ोन करके आप बात कर नहीं सकती। फ़िक्र ना करें, मैं बात करवा दूँगी। आर यू श्योर? ऐसा ना हो इस बार तुम्हारे फ़ोन से मिलाई गई कॉल भी खान बाबा पिक कर लें। फ़िक्र ना करें, मैं पक्का काम करूँगी। रोज़ ने मज़ाक़ा हँसते हुए कहा था। बहरहाल कितने दिन होती हो यहाँ? वो स्टूल से उतरी थी। कल तक हूँ। महरोज़ भी स्टूल से उतरी थी। चलो फिर काम से फारिग होकर यहाँ आ जाना, यहीं रुकना। वो फ्रिज खोले झुकी हुई थी। नाश्ता मैं बनाऊंगी, आप आराम करें। महरोज़ ने फौरन आगे बढ़कर उनसे दूध का डब्बा लिया था। तुम्हें पाकिस्तानी खानों की क्रेविंग हो रही होगी ना, इसलिए मुझे नाश्ता बनाने दो। मैं मिर्चों वाला ऑमलेट बनाऊंगी, मेरे पास तमाम पाकिस्तानी मसाले मौजूद हैं। फ्रिज से 4 अंडे लेकर वो मुड़ी थी। आपने पाकिस्तानी खुद मसाले खरीदे हैं? महरोज ने हैरत से उनकी पुश्त देखी थी। नहीं, पाकिस्तानी फ्रेंड्स जब पाकिस्तान जाते हैं तो उससे मंगवा लेती हूँ। चूल्हे के नीचे बने कैबिनेट से पैन उठाकर उन्होंने चूल्हा लगाया था। आप खुद नहीं जाती? फरा का हाथ थमा था, वो जैसे रुक सी गई थी। जहाँ सिर्फ तकलीफ मिली हो, मैं वहां नहीं जा सकती। उन्होंने आहिस्ता से पैन चूल्हे पर रखा था। मैं आपसे गले मिलना चाहती हूँ। महरोज उनकी निहायत ही करीब खड़ी हो गई थी। फराह ने आहिस्ता से चेहरे का रुख मोड़कर महरोज को देखा था। उनकी आंखों की सतह गीली हो रही थी और फिर उन्होंने फौरन महरोज को खुद में भींच लिया था। स्किल्टीज की इमारत में मामूल का काम चल रहा था। इवेंट के बाद अच्छी कारकर्दगी पर बोनस मिलने पर एम्प्लॉइज और भी जोरों शोर से काम में जुटे हुए थे। महरोज रोजी चेक वाली शर्ट पहने, ब्राउन स्वेटर पर गर्म स्टोल गर्दन के गिर्द बांधे मुसलसल मुस्कुरा रही थी। उसके बालों का जूड़ा और उसमें नन्ही सी तितली वाला पिन फरहा ने लगाया था। उसका दिल चाह रहा था कि वो लोगों को रोक रोक कर उन्हें बताए कि उसे अपनी फुप्पो मिल गई है, उसे बिछड़ा रिश्ता मिल गया है। वो निहायत ही खुशगवार मूड में थी, बात बात पर मुस्कुरा रही थी। लंच ब्रेक में काम से फारिग होकर वो कैफे की तरफ आई थी। कॉफी मेकर में अपने लिए कॉफी बनाकर वो कोने वाली मेज पर बैठकर एक बार फिर फोन चेक करने लगी। पर प्रीति ने अब तक उसका मैसेज सीन नहीं किया था। सर झटक कर उसने बैग से फ्रोजी लंच बॉक्स निकाला था। मुझे बहुत शौक था लंच बॉक्स तैयार करने का। मैं कॉलेज भी अपना लंच बॉक्स लेकर जाती थी और अपना लंच बॉक्स खुद तैयार करती थी। जब तुम्हें प्रेप में दाखिल किया था तब शुरू शुरू में मैं ही तुम्हारे लंचेस तैयार करती थी। अपार्टमेंट से निकलते वक्त फरहा ने उसे फ्रोजी डब्बा पकड़ाया था। डब्बा खोला तो आलू के पराठे के इश्तेहा अंगेज खुशबू पूरे कैफे में फैल गई थी। उसके मेज के नजदीक मेजों पर बैठे अफराद ने भी कुन अखियों से उसे देखा था। महरोज पराठे का लुकमा मजे से चबाते हुए भरपूर जायकेदार पराठे को एंजॉय कर रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर कॉफी के कप से घूंट भरना चाहा था कि गोरी सी मर्दाना जिल्द वाला हाथ उसे नजर आया, जो उसी की मेज पर अपना कॉफी का कप रख रहा था। महरोज ने सर उठाकर आदम को देखा था, जो कुर्सी खींचते हुए बैठ रहा था। उसने सफेद इनर शर्ट पर सुर्ख जैकेट जेब कर रखी थी। छोटे बालों को पीछे की तरफ ब्रश कर रखे थे। अच्छे लग रहे हैं ना बाल? वैसे पिछला हेयर स्टाइल अच्छा था या ये वाला? खैर, आज तक किसी से मैंने राय नहीं ली। अपनी मर्जी का मालिक हूं मैं। बाजू ऊपर खींचते हुए उसने एक आधा से बात की थी। महरोज सर झटक कर अपने पराठे की तरफ मतवज्जा हुई थी। आज वो इतनी खुश थी कि उस कड़वे शख्स को भी बर्दाश्त कर सकती थी। क्या खा रही हो? ओह, पराठा। आदम ने पूछे बगैर हाथ बढ़ाकर पराठे का टुकड़ा तोड़ा था। वैसे मुझसे पूछना चाहिए था कि मैं शेयर करना चाहती भी हूँ या नहीं। महरोज ने बुरा मनाते हुए कहा था। अभी बताया तो है कि मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। गर्दन पीछे करते हुए उसने लुकमा मुंह में रखा था। जो जो वो लुकमा चबाता जा रहा था, उसके आबरू ऊपर को चढ़ रहे थे, जैसे उसे पराठा बहुत लजीज लगा हो। तुमने खुद बनाया है? नहीं। कहीं से खरीदा है? नहीं। फिर? महरोज ने आहिस्ता से लुकमा चबाया था। अब वो इतना अहम नहीं था कि उसे बताती कि किसने उसके लिए बनाया है। हम्म, खरीदा है। फिर पहले इनकार क्यों किया? उफ, बहुत सवाल करते हो। महरोज ने चिढ़कर उसे देखा था। सवाल किया जाए तो तुम चिढ़ जाती हो। ये कैसा सवाल है? महरोज ने आबरू चढ़ाया था। सवाल तो सवाल होता है, चाहे बेतुका ही सही। आदम ने कंधे उचकाए थे।
मेरी डिक्शनरी में कोई सवाल बेतुका नहीं होता, सवाल बस सवाल है। ये डिक्शनरी कहाँ से मिलती है? इसे आग लगा दो, मैंने उसने जलकर कहा था। आदमदर रॉक के पास होती है, ऐसे एरो गेरो को नहीं बांटता फिरता मैं। उसने हूँ वाले अंदाज में सर झटका था और फिर पराठा खाने के लिए हाथ बढ़ाया था कि महरोज ने डब्बा अपनी तरफ खींच लिया। शैम, बुरी बात है, अपना लंच ना शेयर करना चाहिए। आदम ने बुरा मानते हुए कटा हुआ आबरू ऊपर चढ़ाया था और कॉफी की चुस्की भरी थी। मेरी डिक्शनरी में शैम जैसा कोई लफ्ज नहीं पाया जाता। ओह, ये डिक्शनरी कहाँ से मिलती है? मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। आदम ने इश्तियाक भरे लहजे में कहा था। मैं रोज उसे नजरअंदाज किए लंच बॉक्स के आगे ऐसे हाथ फैला चुकी थी जैसे किसी खजाने पर सांप बैठा दिया जाए। ओह, मुझे याद आया। आदम ने पुरसोस नजर आते हुए होठों पर शहादत की उंगली रख ली थी। उस दिन एक चैलेंज लिया था तुमने ट्रेन में, अब उसकी सजा का वक्त है। मैं कोई सजा एक्सेप्ट नहीं करूंगी। महरोज उसकी तरफ से रुख मोड़े पराठे खाते हुए कैफे में बैठे लोगों को देख रही थी। इनकार की गुंजाइश नहीं है। सो याद है, फर्स्ट डे तुम्हें मेरी आंखों में घूरने का चैलेंज दिया था मैंने। नहीं एक्सेप्ट कर रही। महरोज ने फौरन इनकार कर दिया था। शर्मा गई। आदम ने शरारतन कहते हुए उसे छेड़ा था। वॉट? महरोज के आबरू तन गए थे। मेरे पास वक्त नहीं है, मैं यहाँ की एम्प्लॉय हूँ, कोई बॉस नहीं। बॉस भी बन जाना। आदम ने जुमाइने जुमला कहा था। महरोज ने उसे नासमझी से देखा था। मतलब इतनी मेहनत करोगी तो बन ही जाओगी, पर ये काम वाले बहाने नहीं चलेंगे। सीधा सीधा कहो तुम शर्मा गई हो मुझसे। मेरी आंखों में देखना कोई आसान काम नहीं है। वो दोनों कोनिया मेज पर रखकर जरा आगे को झुका था। महरोज ने हंसते हुए हाथ जिलाया था और लंच बॉक्स बंद करके अब बराह रास्त आदम को देख रही थी। जस्ट 5 मिनट्स, नो ब्लिंक। और इनाम ये होगा कि पूरा हफ्ता तुम मुझे नजर नहीं आओगे, मतलब हम नहीं मिलेंगे। अगर मैं जीता फिर? वो जैसे बजे था कि वही जीतेगा, तब भी यही इनाम होगा। आखिर को ये चैलेंज और इसकी सजा भी खुद साकता है और तुम्हारी बनाई हुई है। मैं भी तो तुम्हारी मान रही हूँ ना। अब तुम्हारी बारी। आदम ने नाचार सर हिलाकर उसकी बात मानी थी। महरोज ने जींस की जेब से फोन निकाला था और 5 मिनट का स्टॉप वॉच सेट करके आदम के शहद रंग आंखों में अपनी काली आंखें डालकर बैठ गई थी। वो दोनों एक दूसरे को इतनी महवियत से देख रहे थे कि कैफे में बैठे कितने ही अफराद उनकी जानी मुतवज्जा हो चुके थे। नए आने वालों को लगता था शायद ये लव बर्ड्स हैं। पुराने पापी समझ चुके थे दोनों बुत बने अपना चैलेंज मुकम्मल कर रहे हैं। उसके शहद रंग आंखों में कितने ही रंग उभरे थे। उसके शहद रंग आंखें जैसे मुसलसल मुस्कुरा रही थी। महरूज बेतासुर रहना चाहती थी, आंखें हटा लेना चाहती थी, मगर हर बार आदम की बात उसे याद आ जाती। वो कहेगा मैं शर्मा गई। हम्म। ठीक 3 मिनट 2 सेकंड में आदम की महवियत टूटी थी। वो पलक झपकाकर अपनी कुर्सी पर उछला था। महरोज ने ताली बजाकर कुर्सी से टेक लगाई थी। उनके करीब मेजों पर बैठे लोगों ने महरोज को सराहा था। किसने किया ये? आदम बड़बड़ाते हुए पंजों के बल बैठा अपनी कुर्सी चेक कर रहा था। उसकी कुर्सी से इलेक्ट्रिक शॉक उसे लगा था, वरना वो हार नहीं सकता था। महरोज सीने पर हाथ बांधे फातिहाना नजरों से आदम को देख रही थी, जो कुर्सी की ओट में बैठा उसे खश्मगीन नजरों से घूर रहा था, जैसे उसे अपनी हार बर्दाश्त ना हो रही हो। तुमने मेरी कुर्सी के साथ कुछ किया है। वो दांत पीसते हुए महरोज को देख रहा था। मैंने क्या किया है? खुद तुमने आंख चिपकाई थी और अब एक्टिंग कर रहे हो। फेस स्विंग, आई नो। महरोज उसे तपाने वाली मुस्कुराहट के साथ देख रही थी। नहीं, मुझे करंट सा लगा था, वरना मैं हार जाऊं, नामुमकिन। वो सर नफी में हिलाते हुए उठा था। अगला पूरा हफ्ता। उसे उठता देखकर महरोज ने ऊंची आवाज में कहते हुए उसे याद दहानी करवाई थी। आदम दांत पीसते हुए मुड़ा था। फ्रीबर्ग पर नरम से धूप पड़ रही थी और फ्रैंकफर्ट की बनिस्बत मौसम बेहतर हो चुका था। अब गर्म कोट जैकेट्स के बजाय हल्के स्वेटर के साथ भी काम चल रहा था। पिछला पूरा हफ्ता यूनि की सफाइयों के बाद उस हफ्ते क्लासेस लेने की इजाजत मिल गई थी। फराह की गाड़ी फ्रीबर्ग की पतली सी गलियों से गुजरती फ्रीबर्ग यूनि के सामने खड़ी हो गई थी। आपने ज़हमत की। उनकी कार यूनि के आगे रुक चुकी थी जब महरोज ने ड्राइविंग सीट पर बैठी फराह को देखकर कहा था, ऐसे गैरों वाली बातें ना करो रोजे। फराह ने उसे छेड़ने के लिए रोजे पुकारा था और उसका दायां हाथ पकड़ा था। वो ब्राउन बालों को नफीस जूड़े में बांधे जीन्स पर लॉन्ग सादा जर्ड शर्ट मलबूस थी। वो परकार मुस्कुराया करती थी। अच्छा लगा आपके साथ यहाँ तक का सफर। मुझे भी। अब जुमरात को आओगी फ्रैंकफर्ट? जी। सीधा मेरे तरफ आना। अल्लाह हाफिज। महरोज का हाथ मुस्कुराकर दबाते हुए उन्होंने छोड़ दिया था। यूनि क्लासेस खत्म होने के बाद वो पिछले हफ्ते का रह जाने वाला लेक्चर क्लास के तलबा से पूछती फिर रही थी। एमा के साथ एक ही क्लास में पढ़ना उसके लिए दुश्वार होता जा रहा था।
मगर वो खुद को बस एक ही तसल्ली देती थी कि बस यही एक सेमेस्टर रह गया है, फिर उन दोनों का सामना कभी नहीं होगा। हॉस्टल पहुंचते ही फरहा की तरफ से दिए फ्रिज्ड खाने को ओवन में गर्म करके वह अपने कमरे में बैठी खा रही थी। इतने वक्त बाद उसे भिंडी गोश्त खाने को मिला था। दरवाजे खुलने पर उसने सर उठाया था। पॉलिना को अंदर दाखिल होता देखकर महरोज के हाथ से लुकमा प्लेट में ही छूट गया था। उसके माथे पर पट्टी बंधी हुई थी। क्या हुआ ये? महरोज से दाएं तरफ खिसकाती हुई बेड से उतरी थी। कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। पोलिना का चेहरा जर्द लग रहा था। वो नजरें झुकाए अपने बेड की तरफ बढ़ी थी। फिर शोकिया पट्टी चढ़ाई है क्या? महरोज उसके बराबर बेड पर बैठ गई थी। पोलिना ने चेहरे का रुख बाएं तरफ मोड़कर महरोज को देखा था। इन आंखों में बहुत अजीब से तासुर थे कि महरोज अपनी जगह मुंजमद सी हो गई थी, जैसे वो गिला कर रही हो, बैन कर रही हो। वही लोग, वो लोग फिर पीछे पड़ गए। महरोज ने आहिस्ता से आवाज में सवाल किया था। वो लोग? पोलिना जैसे खो सी गई थी। वो नहीं, कोई और लोग। कौन? वो जो बहुत करीब हैं, जिनसे। पोलिना खिड़की से बाहर काले नजर आते हुए आसमान को खोया खोया सा देख रही थी। उम्मीद नहीं होती और वो तकलीफ दे देते हैं, ऐसे कि उनसे बदला भी नहीं लिया जा सकता। पता नहीं वो बेखबर होते हैं या बाखबर, मासूम होते हैं या मासूम बनने की कोशिश करते हैं। क्या कह रही हो? महरोज ने उसके गाल को छुआ था। उसका टेम्परेचर बिल्कुल ठीक था। कुछ खाने को लाऊं? क्या उससे मेरा दिल ठीक हो जाएगा? महरोज ठिठक सी गई थी। पोलिना की बात उसकी समझ से बाहर थी, जैसे वो किसी और की बातें कर रही हो। अच्छा, लेट जाओ। महरोज ने उठते ही उसके कंधों पर दबाव डालते हुए उसे लिटाया था और कंफर्टर अच्छे से फैलाते हुए उसके तकिए पर फैल जाने वाले ब्लॉन्ड बाल को छूकर मुड़ी थी। पोलिना उसे मुड़ता देखकर आंखें बंद कर चुकी थी। वो जिसे माजी में गोताजन होने लगी। महरोज की साइकिल में मुरझाए हुए पिंक लिलीज थे, जिन्हें वो डस्टबिन में गिराकर उसने ताज़ा फूल खरीदे थे। जब महरोज फ्रीबर्ग में होती थी तो साइकिल के टोकरों में ताज़ा फूल पड़े होते थे और उसके जाते ही वो फूल आना बंद हो जाते थे। पिंक शॉर्ट फ्रॉक और सफ़ेद टाइट्स के साथ खुले ब्लॉन्ड बालों की हाफ पोनी बनाए, जिसमें पिंक रिबन बांधे हुए वो पूरी बारबी लग रही थी। कोई उसे देखता तो देखता रह जाता। उसके हुस्न को देखकर अल्लाह को याद करता कि वो कितनी खूबसूरत मखलूक तख्लीक करता है। मगर उसकी किस्मत, वो ऐसे शख्स के पास किस्मत फोड़ने जाती थी जिसका उसकी कदर नहीं थी। फ्रीबर्ग से जरा दूर छोटे से इलाके में डॉक्टर्स कैंप लगाया गया था। साइकिल कैंपस से बाहर पार्क करके पोलिना अब्दुल्ला को ढूंढ रही थी। उसे दूर से ही सफेद कोट में मलबूस घुंघराले बालों वाला लड़का नजर आ गया था, जो डेस्क पर बैठा रजिस्टर से कुछ पढ़ रहा था। हेलो, पोलिना ने डेस्क के दूसरी तरफ खड़े होते हुए शीरी लहजे में हालो कहा था। अब्दुल्ला ने आहिस्ता से सर उठाकर उसे देखा था। उसकी आंखों में नागवारी थी, जिसे पोलिना ने यकसर नजरअंदाज किया था। अब ऐसे मत घूरो, इतनी बड़ी आंखें हैं तुम्हारी, ऐसे लगता है डूब जाऊंगी इनमें। उसका दिल धड़का था। वो थोड़ी नर्वस भी लग रही थी। किसी को मेरी मुखबरी पर लगा रखा है। उसने रजिस्टर बंद कर दिया था। मैं खुद ही बहुत बड़ी मुखबर हूँ। पोलिना ऊंची आवाज में हंसी थी। आहिस्ता, यहाँ सिर्फ आप इंजॉयमेंट के लिए आई हैं, बाकी सारे मरीज हैं यहाँ। अब्दुल्ला के लहजे में नागवारी झलक रही थी। वो चेहरा मोड़े पर्दे से बेड के बेड पर लेटे मरीजों को देख रही थी। आप प्यार से भी तो बात कर सकते हैं। पोलिना का धड़कता हुआ दिल टूट रहा था। अभी सख्ती से बात कर रहा हूँ तो ये हाल है, प्यार से बात करूंगा तो ना जाने किस हद तक चली जाऊगी। अब्दुल्ला स्टेथोस्कोप उठाता खड़ा हो गया था। कहीं लंच करें? नो। अब्दुल्ला ने दृष्टि से इनकार किया था। तो क्या मैं मरकर दिखाऊं? पोलिना के लहजे में दुख था। उसके हाथ कांपना शुरू हो गए थे। दिल चाहा था कि वो वाकई मर जाए। अब्दुल्ला ने घबराकर उसे देखा था। अक्लमंद और सेहतमंद इंसान इतनी आसानी से मरने की बात नहीं कर सकता। पोलिना, अब्दुल्ला ने चेहरे पर हाथ फेरते हुए गहरा सांस लिया था। अभी भी वक्त है, मुड़ जाओ प्लीज। वो जैसे बेबस लग रहा था। किसी और को पसंद करते हो? अब्दुल्ला उसे जवाब दिए बगैर आगे बढ़ा था। किसी और को? हाँ। पोलिना ने उसका बाजू थाम लिया था। तमाशा मत बनाओ। वो दबा दबा सा चिल्लाया था और अपना बाजू छुड़वाकर वापस मुड़ा था। डॉक्टर, एक पेशेंट है, उनके सर पर चोट लगी है। नर्स की मुदाखलत पर पोलिना सुर्ख आंखें लिए पीछे हट गई थी। सर पर चोट? पोलिना ने गीली आंखों को दोनों हाथों की पुष्ट से साफ किया था और तेज तेज कदम उठाती कैंप से बाहर निकल गई थी। कैंप से बाहर वो इर्द गिर्द नजर दौड़ाने लगी थी कि उसे कोई सख्त चीज नजर आ जाए, और उसे जमीन पर ईंट पड़ी नजर आई थी। वो फौरन आगे बढ़ी थी और बाएं पांव की हथेली
को दोनों हाथों से जोर लगाकर तोड़ा था और जमीन पर धड़ाम से गिरते ही उसने अपना सर ईंट से टकराने दिया था। ईंट से टकराते ही उसके 14 तबक रोशन हो गए थे। खून की एक लहर उसके दाएं गाल को गीला करती मिट्टी में जज़ब होने लगी थी। पोलिना सर के बल लेटी चंद पल होश व खरच से बेगाना रही। न जाने कितने मिनट बाद उसकी धुंधली सी बसारत वापस आई थी। उसके सर में शदीद टीसें उठ रही थी। वो दोनों हाथों की कोहनियों पर दबाव डालती ही बमुश्किल उठी थी। उसने अपना माथा खुद जख्मी किया था, मगर अब तकलीफ बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। वो लड़खड़ाते हुए कैंप के अंदर दाखिल हुई थी और इर्द गिर्द नजर दौड़ाने लगी कि उसे नर्स ट्रे पकड़े डेस्क की तरफ चलती हुई दिखाई दी थी। सुनो, मेरा माथा। उसने अपना खून आलूद माथा नर्स को दिखाया था। ओह, आओ। नर्स डेस्क पर ट्रे छोड़कर उसे बाजू से थामे करीब बने हुए कंपार्टमेंट की कुर्सी पर बैठाकर मुड़ने वाली थी। तो पोलिना ने उसकी कोहनी थाम ली थी। मुझे डॉक्टर अब्दुल्ला से पट्टी करवानी है, मगर इसकी पट्टी तो मैं भी कर सकती हूँ। नर्स ने हैरानी से उसे देखा था। नहीं, तुम नहीं, प्लीज। मगर पोलिना ने फौरन ही बैग खोलकर चंद यूरो निकालकर उसकी तरफ बढ़ाए थे। समझो, तुमने पट्टी कर ली और ये उसकी टिप है, प्लीज। पोलिना ने हाथ जोड़ते हुए उसकी मिन्नत की थी। नर्स यूरो पकड़कर मुड़ी थी। पोलिना अपने कोहनियों और घुटनों पर चिपकी मिट्टी और पत्तों को देख रही थी। जब अब्दुल्ला पर्दा हटाकर अंदर दाखिल हुआ था, पोलिना का खून आलूद माथा और जिस्म से चिपकी हुई मिट्टी देखकर वो अपनी जगह रुक गया था। रुक क्यों गए हो? पट्टी करो मेरी। सर में शदीद दर्द हो रहा है। पोलिना नीली आंखों में आंसू भरते हुए उसे देखने लगी। अब्दुल्ला गहरा सांस भरता हुआ आगे बढ़ा था और उसके पीछे ही नर्स भी अंदर दाखिल हुई थी। तुम जाओ। नर्स से ट्रे लेकर उसने मेज पर रखा था और करीब रखी कुर्सी को पोलिना के करीब रखते हुए वो बैठा था। मैं जानता हूँ ये चोट खुद साख्ता है। अब्दुल्ला ने बराह रास्त अपनी बड़ी आंखें उसकी नीली आंखों में डाली थी। उसके अचानक बूझने पर वो गड़बड़ाई थी। नहीं, ये देखो। पोलिना ने उसे दाएं पैर की जूती दिखाई थी जिसकी हील टूटी हुई थी। हील टूट गई तो तवाजुन न रखते हुए मैं गिर गई और सर ईंट से जा टकराया था। कितने मिनट तो मैं बेहोश रही हूँ। पोलिना ने तकलीफ में होने की कुछ ज्यादा ही एक्टिंग शुरू कर दी थी। हील टूटी और तुम मुंह के बल गिर गई? वाओ, बेवकूफ किसे बना रही हो? ये हील इतनी ऊंची नहीं है कि इसके टूटने से तुम इतनी जख्मी हो जाओ। और आज बारिश भी नहीं हुई है कि कहा जाए कि पाँव गीली मिट्टी में फंस गया था, इसीलिए तुम मुंह के बल गिरी थी और इतनी शरीर जख्मी हो गई। मेरे मुताबिक तुम्हारा बाया या दाया माथा का हिस्सा जख्मी होना चाहिए था, मगर ये चोट मुझे खुद सख्त लग रही है। अब्दुल्ला जैसे उस पर यकीन नहीं करना चाहता था और ट्रे से कॉटन निकालकर जरा सा आगे को झुका था और पोलिना के माथे पर जमने वाले खून को साफ करने लगा। पोलिना का दिल एकदम ही धड़का था। उसे अब्दुल्ला की सांसों तक की आवाज सुनाई दे रही थी। वह अब्दुल्ला के ठंडे हाथ का लम्स अपने माथे पर महसूस करती मुस्कुरा रही थी। उसके माथे की फटी जिल्द में जलन महसूस हो रही थी, पर उसे ये तकलीफ भी खुशी दे रही थी। अब्दुल्ला उसे नजरअंदाज किए खराब कॉटन दूसरी ट्रे में रखे साफ कॉटन पर दवाई डालने लगा। क्या तुम पर बहुत सी लड़कियां मरती हैं जो तुम इतने मगरूर हो? मैं मगरूर नहीं हूँ, बस मैं अपनी लिमिट्स बनाई हुई हूँ। इज डेट अ बैड थिंग? अब्दुल्ला ने चेहरा मोड़कर आबरू उचकाकर उसे देखा था। पर इन लिमिट्स ने मेरा बड़ा दिल दुखाया है। अब्दुल्ला ने उसके माथे पर दवाई रखी थी। पोलिना ने माथे की फटी जिल्द में जलन के बाद हल्की सी सिसकारी ली थी। पोलिना, अब्दुल्ला ने उसे नरम लहजे में मुखातिब किया था। ये नरम लहजा उसने पहली दफा सुना था। उसका दिल झूम झूम उठा था। वो दवाई की जलन भुलाए यकटक अब्दुल्ला के चेहरे पर आ जाने वाली नरमी को देखने लगी। मैं इंसान हूँ और मेरा अपने दिल पर कुछ इख्तियार है। मैं अपनी जिंदगी में कुछ फैसले लेने का इख्तियार रखता हूँ और तुम्हारे मोहब्बत कबूल न करना उन्हें इख्तियारात में से एक है। तुम अच्छी लड़की हो, मैं इनकार नहीं करता, लेकिन क्या तुम्हारी जिंदगी में आने वाले हर मर्द की मोहब्बत को तुमने कबूल किया? वो ठहर ठहर कर बोल रहा था। मैं तुम्हारी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करता हूँ, पर मैं तुम्हारे लिए वो एहसासात नहीं रखता जो तुम रखती हो मेरे लिए। मुझे गुनहगार मत करो। मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता, पर ये मेरी लास्ट वार्निंग है और तुमसे बहुत इज्जत से मुखातिब हूँ कि पीछे हट जाओ। मैं शराब हूँ तुम्हारे लिए, मेरे पीछे मत भागो। अगर तुम फिर भी बाज ना आई तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तुम्हें कभी नजर नहीं आऊंगा। महबूब नजरों से ओझल हो जाए तो हुब में कुछ कमी आ जाती है। तुम्हारी जिंदगी में कोई है? पोलिना ने कांपती आवाज के साथ बेसाख्ता पूछा था। उसका दिल किरची किरची हो रहा था। अब्दुल्ला उसे जवाब दिए बगैर उठा था। महरोज। पोलिना के अल्फाज ने अब्दुल्ला के कदम जंजीर हुए थे।
पोलिना ने जैसे उसके दिल में घुलते वाली नाम को पढ़ लिया था। महरोज के नाम पर उसका यूं ठहर जाना पोलिना को हसद के जज्बात से दो चार कर गया था। वो अब्दुल्ला की पुश्त से घुंघराले बाल देख रही थी। तुम्हारी जिंदगी में महरोज है ना? उस रात वो आगे बढ़ने वाला था कि पोलिना फौरन ही से बोलते हुए खड़ी हो गई थी। जब उसके माथे पर मामूली सी चोट आई थी तो तुमने उसकी पट्टी की थी, उसे हॉस्पिटल भी खुद ड्रॉप किया था, उसके बैग के लिए भी परेशान थे तुम। मुझे शदीद जलन हुई थी उससे, पर मैं सिर्फ एक बार तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। बट योर फेस सेज इट ऑल। पॉलिना ने हाथ की पुष्ट से बाएं गाल पर फिसलने वाले आंसू साफ किए थे। वो जिस बात से खौफजदा थी, तस्दीक चाहती थी, वो खुद सच निकला था। नर्स पट्टी कर देगी तुम्हारी। वो सिर्फ इतना ही कह सका था और फौरन पर्दा हटाकर खैमे के बाहर चला गया था। पॉलिना हिचकियाँ लेते हुए वापस कुर्सी पर बैठी थी। ये खून उसके माथे से नहीं दिल से रस रहा था, जो ज्यादा तकलीफ दे था। उसे महरोज अब पहले से भी ज्यादा खटकने लगी थी। अब शायद वो और महरोज पहले जैसे ना रहे। अब उनके दरमियान अब्दुल्ला आ चुका था। इंग्लिश डिपार्टमेंट में मास्टर्स के लड़के की धूम मच गई थी, बल्कि इंग्लिश में भी नहीं, पूरे यूनिवर्सिटी में। वो कैफे जाता तो सब एक नज़र उठाकर उसे जरूर देखते थे। लाइब्रेरी जाता तो किताबों और लैपटॉप से सर उठाकर उसे महवियत से देखते। उसके बाल ऐसे थे जैसे रेम्बो हो। कौन सा रंग नहीं था जो उसके बालों में नहीं लगाया गया था। गर्दन और कोहनियों तक हाथ टैटूज से भरे हुए थे। वो शर्ट्स नहीं जैसे पेपर बैग्स या न्यूज़पेपर्स का काट कर बनाई गई शर्ट्स हो, जैसे अभी मेट गाला में उसकी एंट्री होनी है। जूते चांदी के वर्क जैसे चमकीले, और कौन सी ज्वेलरी थी जो उसने नहीं पहन रखी थी। नाक, कान, होठ, आबरू, उंगलियां और कलाइयों में उसने अजीबो गरीब ज्वेलरी पहन रखी थी। जब वो पहली दफा मंगल के दिन क्लास में दाखिल हुआ था तो क्लास का कोई एक तालिबे इल्म नहीं था जो हैरान न हुआ हो। सबके मुंह बस जमीन से लटकने वाले थे। मैम शार्लेट उसे देखती की देखती रह गई थी। जब वो लड़का अपनी सीट पर बैठा था तब जैसे कोई तिलिस्म टूटा था। मैं किस पॉइंट पर थी? मैम शार्लेट बौखलाई हुई सी, जैसे कोई अजूबा देख लिया था कि अगले मेट गाला में क्या थीम रखा जाएगा। एक तालिबे इल्म ने नए आने वाले तालिबे इल्म के हुलिये पर चोट किया था। हाँ, मेट गाला, मैम ने दोहराया था और फिर खुद ही हड़बड़ाकर हंसी थी। नोटी, पूरी क्लास में कह के गूंज उठा था। क्लास से बाहर सब एक दूसरे से नए आने वाले का पूछ रहे थे। सबकी समझ से बालातर था कि जब ये सेमेस्टर खत्म होने में एक महीना बाकी है तो नए तालिबे इल्म की एंट्री कुछ समझ नहीं आती। बुध के रोज वो ऐसा जैकेट पहनकर आया था कि उसे लटकती चेन्स आपस में टकराती आवाज पैदा करती थी। तुम्हें आज की क्लास में ये जैकेट नहीं पहननी चाहिए थी। एक लड़के ने मुड़कर उसे बरादराना मशवरा दिया था। क्यों? थ्योरी के सर शोर पसंद नहीं करते। हम उनकी क्लास में रोबोट बनकर बैठते हैं ऐसे। और उसने लड़के को सांस रोककर रोबोट बनकर दिखाया था। क्लास में बैठे सारे तुलबा उसे ही शौक से देख रहे थे। नाम क्या है तुम्हारा? एमा ने मुस्कुराकर उसी से पूछा था। फ्री पिंक। क्लास में बहुत से तुलबा ने ताजुब से उसका नाम दोहराया था। फ्री पिंक। और उनमें महरोज भी शामिल थी। वो गर्दन मोड़े उस अजूबे को देख रही थी। ये कैसा नाम हुआ? उसके बराबर वाले रो में बैठे लड़के ने आबरू उचकाया था। मेरे नजदीक नामों का कोई मतलब नहीं है। मुझे जो लफ्ज अच्छा लगता है उसको मिलाकर मैं उसका नाम बना लेता हूँ। बाएं घुटने पर दायां घुटना रखकर उसने एक अदा से कंधा हिलाया था। फ्री पिंक का मतलब हम ऐसे भी ले सकते हैं कि पिंक कलर ज्यादा तर लड़कियां इस्तेमाल करती हैं और उसे एसोसिएट भी लड़कियों के साथ किया जाता है। सो हम कह सकते हैं कि लड़कियों को आज़ाद करो, स्पेशली ईस्ट की, स्पेशली पाकिस्तान की। फ्री पाकिस्तानी ऑपरेस्ट पिंक्स। अपनी बात के इख्तिताम पर एमा ने कहका लगाया था। उसके चंद साथियों ने उसके साथ कहके में साथ दिया था, जबकि बाकी तालिबे इल्म कल्चर वीक में होने वाली जंग अजीम को याद करके खामोश रहे, मुबादा फिर से जंग न छिड़ जाए। महरोज खुद पर जब्त करती एमा पर एक नागवार नजर डालती डाइस की तरफ मुड़ी थी। रिपिंट ने महरोज का सबसे सुर्ख पड़ता हुआ चेहरा देख लिया था। क्लास के दरवाजे पर होने वाली दस्तक सुनते ही सब चेहरे मोड़कर बुद्ध बन चुके थे, सिवाय फ्रिपिंग के। सर जोश मामूल के मुताबिक ऑलिव ग्रीन टर्टल नेक पर सफेद मफलर बांधे, जर्द ऐनक लगाए, अपना लैपटॉप बगल में दबाए दाखिल हुए थे। लैपटॉप डेस्क पर रखकर वो उसे खोल रहे थे जब क्लास में चप चप की आवाज आना शुरू हुई थी और क्लास की मुकद्दस खामोशी टूट गई थी। सर जोश ने सर उठाकर क्लास पर एक दायरा ने निगाह डाली और सबसे पिछली रो में बैठे रंग बिरंगे अजूबे पर नजर पड़ी थी, जो चिंगम चबाते हुए उसे ही देख रहा था। आप किस ईयर के तालिबे इल्म हैं? 2023 का?
उसके बराह रास्त जवाब पर बहुत से तलबा ने लबों पर उमड़ आने वाली मुस्कुराहट को रोका था। क्या आप इस सब्जेक्ट को इम्प्रूव कर रहे हैं? सरजोश ने बमुश्किल जब्त करते हुए उससे दूसरा सवाल किया था। नहीं, प्रूव कर रहा हूँ। गम का गुब्बारा बनाकर फाड़ते हुए उसने एक नया शगुफा छोड़ा था। कुछ तुलबा अब भी हंसी को काबू रखने में कामयाब रहे थे, पर कुछ तुलबा नाकाम होते हुए हंसते थे। सरजोश उस पर एक नागवार निगाह डालते हुए आजकल लेक्चर शुरू कर चुके थे। हर थोड़ी देर बाद सरजोश उस पर निगाह डालते तो वो टांग हिलाता हुआ पाया जाता। कभी गुब्बारे फाड़ते हुए वो जैसे टिक कर नहीं बैठ पा रहा था। फ्रीपिंग अपने डेस्क पर जरा सा झुका हुआ और अपने से आगे बैठे लड़की का कंधा शहादत की उंगली से बजाता। लड़की ने मुड़े बगैर ही कमर जरा सी पीछे की थी, जैसे कह रही हो, बताओ क्या बात है? तुम्हारे सर में बहुत जुए हैं, क्या नहाती नहीं हो? लड़की एकदम सीधी बैठकर बालों को उंगलियां फेरने लगी थी। सरजोश की सख्त नजर की परवाह किए बगैर वो इनसिक्योर होती बालों की नोकों को खींचने लगी, जैसे बाल इकट्ठे होकर उसके हाथ में गिर पड़ेंगे और वह बैठे बैठे तस्दीक कर लेगी, आया उसमें जुई है कि नहीं। श्श! अपने बाएं तरफ बैठे जर्मन लड़के को उंगली का इशारा करता वो जरा सा झुका था। तुम्हारे जोकर्स के पास से छिपकली गुजरती हुई तुम्हारे बैग में घुस गई है। छिपकली के नाम पर वो कुर्सी पर उछला था। क्या मसला है पीछे? सर जोश के जब्त का पैमाना लबरेज हो चुका था। सर वो लड़के के चेहरे का रंग हल्दी जैसा हो रहा था। मेरे बैग में छिपकली है। उसने अपनी तरफ से धमाका किया था, मगर क्लास में सब कुछ छाया रहा था। सब वाकई बुद्ध थे। तो एमा प्लीज मेरा बैग चेक कर लो। वो खौफ से लरज रहा था। रिपिंग टांग पर टांग रखे क्लास की खामोशी को टूटता हुआ देखकर महसूस हो रहा था। वो क्यों चेक करे? मुझे डर लगता है। उसने इतनी मासूमियत से कहा था कि सारी क्लास कहकर लगा बैठी थी। सर जो दांत पीसते हुए रिपिंग को देखने लगे, जो कुर्सी की पुष्ट से हाथ फैलाए शरारती मुस्कुराहट लबों पर सजाए उसे ही देख रहा था। आप? मैं? फ्लिपिंग ने सीने पर शहादत की उंगली रखी थी। जी आप। इसका बैग पकड़े और बाहर जाएं, बल्कि दोनों जाएं और वहां छिपकली ढूंढें। 3 सेकंड के अंदर। सर जोस ने दाएं हाथ की 3 उंगलियां फैलाई थी। 3 सेकंड्स तो मुझे उठने में ही लग जाएंगे। पिंक अंगड़ाई लेते हुए आहिस्ता आहिस्ता उठ रहा था। 1। चलो दोस्त। 2। सॉरी सर, इसमें छिपकली ही ठीक है। वह क्लास से निकाले जाने पर बौखलाकर बस रो देने को था। 3। चलो भाई, गिनती खत्म हुई, मैं बैठ जाता हूँ सर। वो हाथ झाड़कर बैठ गया था। जिसका बैग तलाशना था उसमें तो हिम्मत है नहीं क्लास छोड़ने की। मैं क्या करूंगा अकेले बाहर? सिचुएशन इतनी मजे का खेस थी कि थ्योरी की बोरिंग सी क्लास आज सब एंजॉय कर रहे थे। सरजोश दांत पर दांत जमाए फ्री पिंक को चंद लम्हे घूरते रहे। मैं आज की स्लाइड्स शेयर कर दूंगा, बाकी के टॉपिक खुद पढ़ लीजिएगा। लैपटॉप बंद करके वह क्लास अधूरे छोड़ चुके थे। सब हैरानी से उन्हें क्लास से बाहर निकलता देख रहे थे। उनके निकल जाने के बाद भी क्लास में सख्ता सा ताली रहा था। सरजोश और एक स्टूडेंट की वजह से क्लास अधूरी छोड़ गए। वाह! सबने एक साथ चेहरा मोड़कर हैरानी से फ्लिपिंग को देखा था, जिसने कंधे उचकाए थे, जैसे कह रहा हो, मेरा क्या कसूर? तुम हर बुध को आ सकते हो। जर्मन लड़के ने हैरानी के बुध को तोड़ा था। नहीं, हर बुध नहीं, हर क्लास में। हमारी हर क्लास कितनी अमेजिंग गुजरेगी। एमा ने दोनों हाथ जोड़ते हुए मुस्कुराकर उसे देखा था। सर जोश से हमारा जल्द पीछा छुड़ाने पर मेरी तरफ से हाई टी। चाइनीज लड़के की फराक ऑफर पर फ्लिपिंग उछल कर खड़ा हो गया था। आई एम रेडी। वो मेरे बैग से छिपकली तो निकाल दो। जर्मन लड़का रुहासा सा हो रहा था। छिपकली? कौन सी छिपकली? फ्लिपिंग उसकी बात का मजाक उड़ाता आगे बढ़ गया था। महरोज उस अजीबे को क्लास की फौज के साथ निकलता हुआ देखकर खुद भी उठी थी। वो आज पूरे 2 घंटे सरजोश और इवेंट वाले का मुआवजा करती रही। वो सरजोश की तरफ से मशकूक हो चुकी थी। तुम ही निकाल दो। महरोज अपना बैग उठाए क्लास से निकलने वाली थी कि अपनी पुस्त पर उसे घबराई हुई सी आवाज आई थी। वो बेवकूफ बना रहा था तुम्हें। अल्लाह, ऐसे पागल भी मौजूद हैं हाँ, दुनिया में। रोज आंखों को गोल घुमाती हुई क्लास से बाहर निकल चुकी थी। फ्रीबर्ग से फ्रैंकफर्ट तक आते उसने रेस ड्राइविंग की थी। उसकी नेवी ब्लू स्पोर्ट्स कार मैन रिवर से गुजरती हुई रिहायशी इमारतों की तरफ बढ़ चुकी थी। वो गाड़ी पार्क करते ही इमारत में दाखिल हो चुका था और लिफ्ट में दाखिल होकर 11वें फ्लोर का बटन दबा चुका था। लिफ्ट 11वें फ्लोर पर रुक चुकी थी। वो तेज तेज कदम उठाता लंबी सी राहदारी अबूर कर रहा था। उसके करीब से गुजरने वाले लोग उसके चेहरे के तने आसाब देखकर अंदाजा लगा सकते थे कि वो किसी से मिलने के लिए बेताब है या शायद दांत तोड़ने के लिए।
मतलूबा अपार्टमेंट के दरवाजे की हॉल में अपना कार्ड स्कैन करते ही दरवाजा खुल चुका था और वो अंदर दाखिल हुआ था। अपार्टमेंट की तमाम बत्तियां गुल थी। उसने स्विच बोर्ड ढूंढकर बत्तियां जलाई थी। नफीस और पुरतेज अपार्टमेंट का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा था। गंदे कपड़े, खाने के बाद रह जाने वाले कई दिनों के बर्तन जहाँ बजा सोफा पर फर्श पर बिखरे पड़े थे। वो लॉन्च में दाएं बाएं टहलते हुए उसका इंतजार करने लगा। 1 घंटा, 2 घंटा, उसे इंतजार करते हुए 6 घंटे हो चुके थे और वो अब तक वापस नहीं आया था। सुबह के 4 बज रहे थे जब वो सीढ़ियां बजाता हुआ अपने अपार्टमेंट की हॉल की में कार्ड स्कैन करता दाखिल हुआ था। अपार्टमेंट में खिड़कियों से अंदर आती हल्के नीले आसमान की रोशनी फैल रही थी। वो स्विच बोर्ड पर हाथ मारकर एक साथ तमाम बत्तियां जला चुका था और छन छन करने वाली जैकेट सोफे पर फेंकते ही खुद भी आड़ा तिरछा लेट गया था। वो आंखें मूंदे आराम कर रहा था जब किसी ने उसके मुंह पर तकिया रखा था। वो मछली की तरह मचल मचल कर मुंह से तकिया हटाने की कोशिश कर रहा था, लड़ रहा था पर हार रहा था। तकिए पर दबाव जबरदस्त था और उसे अपनी सांस रुकती हुई महसूस हो रही थी। दम घुट रहा था। उसने अपने दोनों हाथों से दूसरे शख्स की कलाइयां थाम रखी थी। वो मजीद मज़ाहमत के काबिल नहीं रहा था जब तकिया एकदम हटा था। रुकी सांसें उसे फंस फंस कर आ रही थी। वो आंखों में जमा होने वाले पानी से धुंधली बसारत के साथ सामने खड़े लड़के को देख रहा था जो कमर पर हाथ रखे उसे ही देख रहा था। कमीने, उसने खराब सी आवाज में उसे उर्दू में गाली दी थी। यही 3-4 गालियां उसने सीखी थी बस। उसका सांस अभी भी बाहर नहीं था पर वो उसे मजीद गालियां देना चाहता था जो सामने सोफे पर टांग रखकर बैठ चुका था। कमीन की तुमने दिखाई या मैंने? वो अब रिलैक्स नजर आ रहा था। उसने ट्राउजर के साथ सफेद खुली सी शर्ट पहन रखी थी। उसके बाल हल्के हल्के घुंघराले थे। चेहरा क्लीन शेव था और रंगत गंधमी सी थी। बड़ी सी आंखें काली नहीं ब्राउन थी। छोटा सा प्रैंक ही क्या था? आदम सोफे पर सीधा बैठ गया था। उसका चेहरा अब तक सुर्ख था। वो गले पर हाथ फेरते हुए उसे खूंखार नजरों से घूर रहा था, बल्कि बदले की आग पर ज्यादा जल रहा था। इसे प्रैंक कहते हो? मेरा मजाक बना डाला। कितनी मुश्किलों से इज्जत बनाई थी अपनी। उसने अफसोस से सर झटक कर खिड़कियों की तरफ नजर मोड़ दी थी। बच्चों पर गुस्सा निकालकर और यूं चेहरा बनाकर उसने सर जोश के बहरूप की नकल उतारी थी, जैसे चेहरे के जाविये ग्लू से चिपका दिए हों। बच्चे खौफजदा तो हो सकते हैं पर इज्जत नहीं कर सकते। इज्जत माब अजहान। आदम उसका मजाक उड़ाते हुए उठा था। अच्छा, एक ही महीना रह गया था सेमेस्टर खत्म होने में, उसे खराब मत करो। बहरूप बदलने की जरूरत ही नहीं थी। चलो, बाकी रूप धारना हमारी जॉब का पार्ट है। ये खड़ूस प्रोफेसर बनने की क्या जरूरत थी? वो सर झटकते हुए फ्रिज खोल कर झुका था। मेरा ख्वाब था खड़ूस प्रोफेसर बनने का। फिर मेरा भी ख्वाब है खड़ूस प्रोफेसर का शरारती स्टूडेंट बनने का। आदम ने उसकी तरफ कैन उछाली थी। इस बार छोड़ दिया, अगली बार तकिया हटाऊंगा भी नहीं। उसने कैन कैच करते हुए वार्निंग दी थी। अपनी बारी का इंतजार करो बस। आदम उसे मुंह चढ़ाकर अपने कमरे की तरफ बढ़ा था। वादा करो अगली क्लास में नहीं आओगे। उसे कमरे का दरवाजा बंद करता देखकर आसान ने ऊंची आवाज में उससे वादा की अपील की थी। पहले कहो प्लीज। दरवाजे के दर से जरा सा चेहरा निकालकर आदम ने मासूमियत से आंखें पटपटाई थी। आसान लब भीजते हुए अब एक और बदला लेने के लिए पर तोल रहा था। स्कर्टीज में काम कम होने के बाद महरोज ओवर टाइम भी नहीं लगा रही थी। हाथों में शॉपर्स पकड़े महरोज फरहा के अपार्टमेंट के सामने खड़ी थी जब फरहा ने दरवाजा खोला था। फरहा के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। क्या जरूरत थी इन फलों की? महरोज किचन काउंटर पर फल रख रही थी जब फरहा ने दोबारा वही सवाल दोहराया था। मैं अपनी मर्जी और मोहब्बत से लाई हूँ। क्या पका रही हैं? स्वेटर की जेब से फोन निकालते हुए महरोज छलांग लगाकर काउंटर पर बैठ गई थी। बस मसाले का गोश्त लगा लिया है, बिरयानी और कबाब बनाए हैं। वैसे मछली का भी दिल कर रहा है। फरहा लैपटॉप गोद में रखते हुए सोफे पर बैठ रही थी। शामिल कर लेते हैं फिर। महरोज ने कुछ टाइप करते हुए मसरूफ से अंदाज में कहा था। बस तुमने चालाकी से मोरे और बेबे को अपने घर बुलाना है। उसने हसीब को टाइप करके भेजा था और एक नजर फरहा पर डाली थी। नहीं क्या तो? दूसरी तरफ से मुंह चढ़ाने वाली इमोजी भी साथ भेजा गया था। फिर मैं अंकल को बता दूंगी कि तुम्हारी एक सब्जेक्ट में सप्ली आई है और उसकी फीस तुमने मुझसे ली है। महरोज ने भी उसे चढ़ाने वाला मैसेज भेजा था। क्यों मुस्कुरा रही हो? फरा की आवाज उसे बहुत करीब से आई थी। महरोज ने चौंक कर सर उठाया था। नहीं कुछ नहीं, मैं आती हूँ। वह फोन वही काउंटर पर छोड़कर कमरे की तरफ गई थी। वॉशरूम के आईने में खुद को देखते हुए महरोज हाथ धोने के बाद गीले हाथ झाड़ते हुए बाजू ऊपर उठा चुकी थी। कमीज के बाजू ऊपर चढ़ाकर कोहनी से ऊपर का हिस्सा देखने लगी थी जहाँ कुछ दिनों पहले ही नए दाग निकला था। उसने यासियत से बाजू वापस खींच लिए थे। उसे 2 साल बाद नए दाग निकले थे। उसे बस एक ही चीज दुख में मुब्तला करती थी
कि ये दाग चेहरे और हाथों पर न फैले। चेहरे सब देखते हैं। वो घुटनों और कोहनियों को तो छुपा लेती थी, मगर चेहरे कैसे छुपाए? वो कोशिश करके भी उस बीमारी के साथ रहना सीख नहीं पा रही थी। वो गहरा सांस भरकर वॉशरूम से निकली थी। जरार खान के घर में रात के खाने की तैयारी चल रही थी। जरार और बेबे टीवी के सामने बैठे सियासी शो देखते हुए अपना तबसरा कर रहे थे, जबकि यास्मीन किचन में खड़ी प्याज काट रही थी। जब घंटी सुनाई दी थी, रात के वक्त बजने वाली घंटी पर सब अपनी अपनी जगह हैरान हुए थे। पर थोड़ी देर बाद ही हसीब की आवाज सुनते ही यास्मीन के कान खड़े हो गए थे। छिले हुए प्याज काउंटर पर छोड़कर वह फौरन किचन से बाहर निकली थी। इस बार उनका पक्का इरादा था कि वो जरा से पहले महरोज का फोन उठाएंगी। चले आंटी। हसीब कमर पर हाथ रखे आंटियों की तरह टीवी के सामने खड़ा था। कहाँ? यास्मीन परेशान सी हो गई थी। मेरे घर। क्यों भाई? जरार ने मुस्कुराकर उसके खड़े होने के अंदाज को देखा था। दुम्बा लाया हूँ मैं, आपसे बेहतर मसाला तो लगा ही नहीं सकता कोई। चले ना प्लीज, बेबे आप भी। वो जैसे उजलत में था। मैं क्या करूंगी, इसे ले जाओ। सलीमा जान का उठने का कोई इरादा नहीं था। हसीब का दिल चाह रहा था कि वो सर पीट डाले। उधर महरोज उसे धमकियां दे रही थी और इधर सलीमा जान का उठने का इरादा ही नहीं लग रहा था। प्लीज ना आंटी। हसीब जरा की तरफ पुष्ट करते हुए यास्मीन को आंखों से इशारा करने लगा। यास्मीन हवन्नक बने उसके इशारे देख रही थी। हसीब ने माथे को पीट डाला था। बस उठे, मैं नहीं सुन रहा कुछ। हसीब फौरन से आगे बढ़ा था और सलीमा जान को कोहनी से पकड़कर उठाने लगा। आय हाय, आहिस्ता से उठाओ, बूढ़ी औरत हूँ। कहाँ से बूढ़ी हैं आप? अभी तो आपने मेरे लिए लड़की ढूंढनी है। हसीब शारदन कहता हुआ उन्हें कोहनी से थामे आगे बढ़ रहा था। अंकल थोड़ी देर में आ जाएंगी ये दोनों। खैर है, आराम से आना। जरा रिमोट उठाते हुए सोफे पर बैठ चुके थे। कोई और ही चक्कर लग रहा है आंटी, कह रहे हैं कि आराम से आना। नजर रखें, हैंडसम भी बहुत है ना। हसीब यास्मीन की तरफ झुके ऊंची आवाज में शरारतन कहते हुए उन्हें छेड़ रहा था। बदतमीज। जरा ने हंसते हुए उसकी पुष्ट देखी थी। खैरियत है? ये आंखें क्यों मटका रहे थे? गेट से बाहर निकलते हुए यास्मीन ने हसीब का कान पकड़ा था। आपकी बेटी ने कॉल करनी है और बात सिर्फ आप दोनों से करनी है ना। हसीब ने आहिस्ते से अपना कान उनके हाथ से छुड़ाया था। ऐसी क्या बात हो सकती है कि उसने राजदारी से बुलाया है हमें? सलीमा जान ने परेशानी से स्ट्रीट लाइट की रोशनी में यास्मीन का चेहरा देखा था। खुद पूछ लीजिएगा। हसीब उनके लिए गेट खोलता एक तरफ खड़ा हो गया था। किचन से मसालेदार चिकन की भुनने की खुशबू महरोज के नथनों से टकराई थी। तो कुछ देर पहले का दुख मद्धम सा हो गया था। फरहा ब्राउन बालों को जोड़े में बांधे रफ से जीन्स शर्ट में मलबूस माहिर शेफ लग रही थी, जो एक साथ कई डिशेज बना रही थी। फरहा इमलियां उठाए बिरयानी के मसाले में डालने लगी थी कि महरोज ने फौरन उनकी कलाई थामी थी। क्या हुआ? फरहा ने हैरानी से चेहरा मोड़ा था। मैं इमली और लीमू पसंद नहीं करती, आप ना डालें। उसने फरहा का हाथ आहिस्ता से छोड़ दिया था। अच्छा ठीक है। उन्होंने इमलियां वापस बाउल में रख दी थी। क्यों पसंद नहीं है? इस उम्र के बच्चों को तो खट्टा खाने का शौक होता है। बस मुझे एलर्जी है। महरोज कान के पीछे बाल उड़सते हुए किचन काउंटर से घूमकर उनके सामने खड़ी हो गई थी। कैसी एलर? महरोज का फोन एकदम बजने की वजह से उनका सवाल जबान पर ही दम तोड़ गया था। महरोज के चेहरे पर रोशनी सी फैल गई थी। अस्सलाम वालेकुम मोरे। कॉल पिक करके उसने फोन चेहरे के आगे पकड़ा था। फरहा का हाथ थमा था। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? यास्मीन की आवाज सुनते ही फरहा ने चेहरा उठाकर महरोज को देखा था, जो मोबाइल की स्क्रीन को देखे जा रही थी। महरोज गुल, कैसी हो? वही पास बैठी सलीमा जान की आवाज भी फरहा के कानों में पड़ी थी। फरहा का दिल बुरी तरह धड़का था। वो जब भी बात करती थी वो वॉइस कॉल होती थी और मुख्तसर होती थी, मगर आज वीडियो कॉल मिलाई गई थी। उसका दिल मचला था माँ को देखने के लिए। वो 19 साल अपनी माँ से मिलने के लिए देखने के लिए तरसी थी। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? हम भी ठीक हैं, खैरियत है ना? हसीब क्यों हमें बहाना बनाकर यहाँ लाया है? यास्मीन की आवाज से संजीद की झलक रही थी। सरप्राइज देना है। फरहा की आंखों से आंसू गिरे थे। चूल्हे की वजह से बनने वाली भाप में उनका चेहरा गड़बड़ हो रहा था। कैसा सरप्राइज? यास्मीन हैरान हुई थी। रुके। महरोज काउंटर के दूसरी तरफ घूमी थी और फराह की कलाई थामकर आगे बढ़ी थी। फराह महरोज के पीछे पीछे ऐसे चलने लगी थी जैसे कोई बच्चा अपनी माँ का हाथ पकड़कर चलता है। फराह को सोफे पर बिठाकर वो सोफे के हत्थे पर बैठ गई थी। मोरे और बेबे, मैं नहीं जानती कि यहाँ जर्मनी में मुझे। महरोज ने चेहरा मोड़कर बुत बनी फराह को देखा था। महरोज के हाथ में पकड़े फोन की स्क्रीन से नजर आती माँ को देख रही थी। आपकी खोई हुई बेटी मिल जाएगी, मुझे फरहा फुप्पो मिल गई है। क्या? फरहा? फरहा वहां है? यास्मीन हैरत ज़दा रह गई थी। फरहा? सलीमा जान के लब कपपाए थे। मिले कैसे तुम लोग? यास्मीन अब तक अंगिश्ते बद ना थी।
फुप्पो है मेरी, पहचान लिया? ये ले बात करें। महरोज फरहा के आगे फोन कर चुकी थी। फरहा बेजान बैठी बस आंसू ही बहा रही थी। फरहा की झलक देखते ही सलीमा जान हिचकियां लेकर रोने लगी थी। जमा फरहा, मेरी गुड़िया, मेरा गुलिस्ता। सलीमा जान स्क्रीन पर हाथ फेर फेर कर लबों से लगाती थी। मोरे। फरहा ने आहिस्ता से महरोज के हाथ से फोन उठामा था। महरोज गीली आंखें लिए किचन की तरफ बढ़ी थी। कितने ही पल दोनों माँ बेटी बस रोती ही रही थी। जुदाई इतनी लंबी थी कि मिलाप पर समझ नहीं आ रहा था कि कहे क्या, शुरू कहाँ से करें। जब वो घर छोड़कर गई थी तब जवान लड़की थी और अब एक लड़की से औरत बन चुकी थी। उनकी छोटी सी गुड़िया अब बड़ी हो चुकी थी। महरोज ऑटोमेटिक चूल्हा बंद करके वापस फरहा की तरफ बढ़ी थी। तुम कैसी हो फरहा? यास्मीन ने सलीमा जान को अपने कंधे से लगा रखा था। "थ- ठीक। महरोज ने मेज पर झुककर टिश्यू के डब्बे से लीफ खींच फरहा की तरफ बढ़ाए थे। देखो, जब घर से गई थी तो 25 साल की थी और अब देखो 44 की हो गई हो। पूरी उम्र का हिसाब रखा है मैंने। सलीमा जान मुसलसल आंसू बहाते हुए उसे ही देखे जा रही थी। हाँ, आपने कभी शनाख्ती कार्ड वाली उम्र नहीं बतानी। मैं 42 साल की हूँ। अच्छा। फरहा ने चेहरा उठाकर रोई रोई आंखों के साथ हंसते हुए महरोज को देखा था। महरोज भी गीली आंखों के साथ मुस्कुरा दी थी। मैंने बहुत याद किया आप सबको। बहुत अच्छा लग रहा है यूं आपको देखना। फरहा ने टिश्यू से अपने आंसू थपथपाए थे। मैं कौन सा भूली हूँ तुम्हें? यास्मीन गवाह है। कितनी लड़ी हूँ जरा से तुम्हारे लिए। रातों को नींद नहीं आती अब। ये गोली देती है तो सो जाती हूँ, वरना सोचती रहती हूँ कि अब तुम कहाँ होंगी, क्या कर रही होंगी। पहले खादिम हुसैन से डर कर रहती थी, अब जरार से डरती हूँ कि बस उसे ना पता लगे मैं तुमसे राब्ते में हूँ। बड़े वक्त से फोन भी नहीं किया तुमने। बस नंबर डिलीट हो गया था। फरहा ने जानबूझकर उन्हें नहीं बताया था कि असल में जरार ने उन्हें मना किया था। मैं महरों से नंबर ले लूंगी। जरार लाला कहाँ है? घर पर। उन्हें पता लग गया तो? वो अपने घर पर है, हम हसीब के घर में हैं। हमारे मोहल्ले का बच्चा है, ये उसी का तो फोन है। वही हमारी महरोज से वीडियो कॉल करवाता है। जरार ने एक बार लिया था दूसरा फोन, उन्हें इस्तेमाल भी नहीं करना आता था और फिर चोरी ही हो गया। बस तब से बददिल होकर बटन वाला ही इस्तेमाल करते हैं। जवाब यास्मीन ने दिया था। तुम वहाँ अकेले रहती हो? अकेले तो बड़ा दिल तंग होता होगा। सलीमा जान ने दुपट्टे से आंखें पोंछी थी। नहीं, अकेले दिन नहीं तंग होता। मैं उस्ताद हूँ ना मोरे, मेरे बहुत से तलबा हैं यहाँ। मैं इतनी मसरूफ होती हूँ मोरे कि कभी कभी अपने लिए कुछ पकाना भी भूल जाती हूँ। फरहा हल्का सा हंसती थी। हाँ, इसलिए मुंह देखो कैसा कमजोर सा हो गया है। पाकिस्तान आ जाओ। सलीमा जान के लहजे में पनाह आस पर एक बार फिर फरहा की आंखें भर आई थी। मैं वहां नहीं आ सकती। वहां बस दुख और तकलीफ ही है। वहां मेरी जान को खतरा रह चुका है मोरे, मैं कैसे वहां आऊं? मुझसे मिलने? सलीमा जान के लहजे में तड़प थी। मैं खुद को मनाने की कोशिश करूंगी पहले। फरहा ने उनकी बुरी आंखों में आंसू देखते हुए हथियार डाल दिए थे। मुझसे यूं बातें करती रहना, महरोज तो तुम्हारे पास है ना? सलीमा जान ने एक बार फिर स्क्रीन पर हाथ फेरा था। अब हफ्ते के 3 दिन ही मेरे पास होगी। फरहा ने चेहरा उठाकर महरोज को देखा था, जो चेहरा हथेली में रखे उसे ही देख रही थी। बहुत मेहनत कर रही है ये अपने बाप का कर्ज उतारने के लिए। इसका बहुत ख्याल रखना। यास्मीन के लहजे में अपनी बेटी के लिए मोहब्बत थी। कर्ज? फरहा ने हैरानी से अब्र उचकाकर महरोज को देखा था। महरोज सीधी बैठी हुई थी। लो, यहाँ पर कर्ज की बात करने की क्या जरूरत थी? महरोज ने सर झटका था। वो कुछ लोग। बात अधूरी रह गई थी और फोन कट गया था। ओ, कॉल कट गई। फरहा ने कहते ही फिर कॉल मिला ली थी, पर अब दूसरी तरफ कॉल नहीं मिल रही थी। लगता है बैटरी खत्म हो गई होगी या सिग्नल का मसला होगा। फरहा फोन महरोज को पकड़ाते उठी थी। ओह, चूल्हा। वो फौरन किचन की तरफ भागी थी और बंद चूल्हे को देखकर मुतशक्किर नजरों से महरोज को देखा था, जो सोफे पर बैठी उनकी तरफ रुख मोड़े पुरसोच अंदाज लिए हुए थी। एक सवाल पूछूं? पूछ लो। फरहा चूल्हे को दोबारा से ऑन करते मुस्कुराई थी। वो मुतमईन लग रही थी। आपने घर क्यों छोड़ा था? क्यों आपकी जान को खतरा था? महरोज के सवाल पर फरहा ने गहरा सांस भरा था। तुम्हें ये मशहूर वाकया किसी ने नहीं बताया? नहीं। फरहा यासियत से मुस्कुरा दी थी। पुराने जख्म फिर उधड़ने लगे थे। जब बिछड़े हुए वापस मिल गए थे तो पुरानी बातों से भी मिट्टी झाड़ने पड़ी थी, जैसे धूल से अटी पुरानी किताबें झाड़ कर खोली जाती हैं। जी, तो यहाँ करते हैं इस एपिसोड का एंड। और एपिसोड की बात करें तो काफ़ी हद तक मैंने सही गेस किया था, लेकिन मुझे इसका बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि सर और अब्दुल्ला एक ही होंगे, क्योंकि दोनों की एज काफ़ी डिफरेंट थी। इसलिए मैंने सोचा कुछ इनका
कनेक्शन होगा, लेकिन नहीं, ये दोनों ही एक थे, मतलब ये 3 नहीं 2 ही थे। और शायद इसलिए प्रीति का ऐसा रिएक्शन था कल्चरल वीक में, और इसलिए मफलर भी हॉस्पिटल में था क्योंकि ये दोनों एक ही थे, तो अब्दुल्ला ही लेके गया था। तो मैं इन्हें 3 समझ रही थी, लेकिन ये 2 ही थे, और प्रीति भी इन्हीं के साथ है क्योंकि जब मेहरोज़ ने कहा था कि अच्छा तुमने इसीलिए पढ़ाई छोड़ी थी, तो वो थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गई थी उस वक़्त, तो उसने हाँ में हाँ मिला दी थी। तो प्रीति भी इनके साथ ही है, और अब देखते हैं कि क्या रीज़न था इन तीनों की पर्सनैलिटी छुपाने का, कि शायद एजेंट होंगे, अब यही लगता है मुझे। और वैसे राइटर ने काफ़ी सारे हिंट्स दिए थे, जिसे मैंने गलत ही गेस कर लिया, क्योंकि मैं सोचती थी 3 हैं ये, तो इसलिए मैंने 3 के हिसाब से ही गेस किया था, लेकिन वो 2 ही थे। और मैं अज़हान का जब से वेट कर रही थी कि इतना तो मालूम था कि अज़हान अब्दुल्ला ही है, और अब्दुल्ला ना अपनी पहचान छुपा रहा है या फिर यही स्टोकर है, इतना तो मालूम था, लेकिन ये सर भी यही है, इतना नहीं मालूम था मुझे। तो थोड़ा मैं यहाँ शॉक हुई हूँ। और अब्दुल्ला का और आदम का कनेक्शन भी इतना मालूम था कि हाँ, ये दोनों कनेक्टेड हैं, कहीं लिंक है इनका कुछ, ये दोनों एक-दूसरे को जानते हैं, क्योंकि अब्दुल्ला ऐसा तो नहीं था कि किसी के साथ भी जाकर बैठ के खा ले, और फिर इतने हिंट्स भी मिलते रहे थे। लेकिन मैंने थोड़ा-सा गलत गेस कर लिया, लेकिन स्टोरी अच्छी लग रही है अब, और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है। और अब नेक्स्ट एपिसोड से फराह की स्टोरी चलेगी कि क्या हुआ था पास्ट में। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखना और दुआ में याद रखना।